1671 जियांग प्रांत में वापस हुआंग फेंग के सुयुमो और लड़कियों के साथ चले जाने के बाद वह दूसरे होटल में चला गया। कल रात होटल ने वास्तव में सुयुमो और लड़कियों के कमरे के कार्ड युवा मास्टर वांग को दे दिए। ऐसा होटल, जाहिर है वह अब उस होटल में नहीं रह सकता था। उस होटल का मैनेजर, उसे भी ले जाया गया था। इसलिए सुयुमो और दूसरी लड़कियों को आज रात रुकने के लिए जगह बदलनी पड़ी। सौभाग्य से यह केवल एक रात थी। वे कल वापस जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उस रात की परवाह नहीं की। सुयुमो और बाकी लोगों के बस जाने के बाद हुआंग फेंग बाहर चला गया। आज रात उसने एक डिनर पार्टी रखी थी। यह डिनर न केवल काउंटी में दूसरा था, शहर में कुछ नेता भी थे जिन्हें हुआंग फेंग ने इस डिनर के लिए आयोजित किया था। उनमें से एक था ऊपर के नेताओं को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देना। आखिरकार उनकी मदद के बिना उसके लिए मास्टर वांग को इतनी जल्दी दूर ले जाना भी मुश्किल होगा। दूसरा कारण उच्च अधिकारियों के करीब जाना था। इन नेताओं के करीब जाने में कोई बुराई नहीं थी। आखिरी चीज जो वह करना चाहता था वह नंबर 2 को लाइन पर हस्ताक्षर करने में मदद करना था, ताकि उसे अधिक आसानी से पदोन्नत किया जा सके। जब नंबर 2 उस निजी कमरे में पहुंचा जिसे हुआंग फेंग ने बुक किया था, तो उसने कमरे में लोगों को देखा। वह भी थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा था कि आज केवल वह और हुआंग फेंग ही होंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फेंग वास्तव में उन नेताओं को यहाँ आमंत्रित करेगा। हुआंग फेंग की बात सुनकर नंबर 2 का दिल खुशी से भर गया। उसे भी समझ आ गया कि हुआंग फेंग का क्या मतलब था। हुआंग फेंग के सामने समर्पण करने का विचार उसके दिल में और भी तीव्र हो गया था। वहाँ मौजूद हर कोई बूढ़ा लोमड़ी था। वे पहले से ही जानते थे कि हुआंग फेंग की हरकतों का क्या मतलब है। हालांकि किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल आईने की तरह साफ थे। मेज पर माहौल भी बहुत अच्छा था। भोजन के बाद सभी लोग संतुष्ट होकर चले गए। अभी अभी टेबल पर हुआंग फेंग के संगठन में हर कोई सबसे अधिक सक्रिय नहीं था। सबसे अधिक सक्रिय व्यक्ति नंबर 2 था। उसने अपनी सीट बहुत नीचे रखी। उसने विषय बदलने के लिए हर जगह टोस्ट किया। जब वह हुआंग फेंग से बात कर रहा था तो वह बहुत विनम्र भी था। उसने शहर के नेताओं को देखा। जब वह लिंग फेंग के प्रति भी बहुत विनम्र था तो उसने अपनी स्थिति और भी कम कर ली। इस वजह से भोजन के बाद सभी लोग एक दूसरे के काफी करीब आ गए। शहर के नेताओं को विदा करने के बाद काउंटी के नंबर 2 श्री हुआंग, चिंता मत करो, आपने यहाँ उद्योगों में निवेश किया है। जब तक वे मेरे अधिकार क्षेत्र में हैं, मैं उन्हें आपको ठीक से दिखाऊंगा। मैं अक्सर आपके परिवार के सदस्यों से भी मिलने आता रहूंगा, तो मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। हुआंग फेंग जानता था कि वांग याओ उससे वादे कर रहा था और यही वह भी था जो वह देखना चाहता था। मिस्टर हुआंग मजाक कर रहे होंगे। आशा करता हूँ कि भविष्य में आप पिछले मास्टर वांग की तरह नहीं होंगे, हुआंग फेंग ने कहा। मैं कभी भी उस तरह का व्यक्ति नहीं बनूंगा। हालांकि हुआंग फेंग उसका वरिष्ठ नहीं था, लेकिन वह उससे ऐसे शब्द कहने के योग्य नहीं था। हालांकि नंबर 2 को हुआंग फेंग के शब्दों से जरा भी परहेज नहीं था। वह मन ही मन खुश भी हुआ, क्योंकि हुआंग फेंग के शब्दों के पीछे का अर्थ यह बहुत स्पष्ट था कि वह खुद को मास्टर वांग के पद पर पदोन्नत करने जा रहा था। बेशक वह ऐसी स्थिति से खुश था। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। आखिरकार मास्टर वांग एक अधिकारी थे। वह निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि हुआंग फेंग बहुत कुछ कहें। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मास्टर वांग के मामले का अनुभव किया था और उनका मानना था कि यह उनके लिए एक शिक्षा भी थी। नंबर 2 से अलग होने के बाद हुआंग फेंग सुयुमो और दूसरी लड़कियों से मिलने होटल गया, फिर घर चला गया। वे कल एक साथ जियांग प्रांत वापस जा रहे थे और इसमें एक रात भी नहीं लगेगी। अगले दिन हुआंग फेंग, सुयुमो और दूसरी लड़कियां साथ साथ गाड़ी चलाकर गईं। जब वे जियांग प्रांत लौटने की तैयारी कर रहे थे तो सिर्फ हुआंग फेंग के माता पिता ही उनसे मिलने नहीं आए थे। हुआंग फेंग को आश्चर्य हुआ कि काउंटी से नंबर 2 भी उसे विदा करने आया था। चीफ ली दरअसल नंबर 2 के बगल में खड़ा था, उसके आधे शरीर पीछे। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह नंबर 2 का नौकर है। ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर ली बहुत समझदार थे और उन्होंने पहले ही नंबर 2 का पक्ष ले लिया था। हालांकि हुआंग फेंग अब इस तरह के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह उनका अपना मामला था, जब तक कि वे उन्हें नाराज न करें। उनके पास इन मामलों की परवाह करने के लिए फुर्सत नहीं थी। अपने माता पिता की बार बार चेतावनी के बाद हुआंग फेंग आखिरकार अपनी वापसी की यात्रा पर निकल पड़ा। हालांकि वह थोड़ा अनिच्छुक था, फिर भी उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। जाहिर है वह हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकता था। और अब हुआंग फेंग के माता पिता स्पष्ट रूप से वापस आ गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हुआंग फेंग ने पिछले कुछ दिनों में उन दोनों को पेय पदार्थ दिए थे। यही वह था जो उसने स्टोरेज बॉक्स से बदला था। यह किसी व्यक्ति के शारीरिक कार्यों को समायोजित कर सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे अपने 20वें दशक में वापस आ सकेंगे। इसका मतलब यह नहीं था कि वे ऐसा करने में सक्षम होंगे, लेकिन वे निश्चित रूप से बहुत छोटे होंगे।
साथ ही यह युवा केवल दिखने में ही नहीं था, वह शारीरिक रूप से भी, अंदर से बाहर से भी युवा होता जा रहा था। बेशक अपने माता पिता को चिंता न करने देने के लिए हुआंग फेंग ने स्टोरेज बॉक्स के बारे में उल्लेख नहीं किया। उसने केवल इतना कहा कि उसने इसे विदेश से खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च की थी। उसके माता पिता को भी शक नहीं हुआ। आखिरकार अब जब उसका बेटा अमीर हो गया है तो वह इन चीजों को खरीदने के लिए पैसे खर्च करेगा। यह अजीब नहीं था। इसके अलावा वे दोनों इस बात से बहुत खुश थे। यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि उनके चेहरे पर झुर्रियां कम हो गई थीं, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि यह हुआंग फेंग की पितृभक्ति का संकेत था। हुआंग टिंगटिंग भी अपने भाई के जाने से बहुत नाखुश थी। सौभाग्य से अभी भी आधा साल बाकी था जब तक वह जियान प्रांत में विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए नहीं जा सकती थी। उस समय वह अक्सर अपने भाई से मिल पाएगी। बेशक उसकी जवान और खूबसूरत भाभी भी थी। उस समय सभी एक साथ रहना जारी रख पाएंगे। वापसी के सफर में सभी लोग अकेले नहीं थे। गाड़ी चलाते हुए और बातें करते हुए उन्हें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। दोपहर के समय सभी लोग जियान प्रांत के विला में वापस आ गए। वहां नौकरों ने पहले से ही सभी के लिए दोपहर का भोजन तैयार कर रखा था। आखिरकार मैं वापस आ गई हूँ। यहाँ रहना अभी भी आरामदायक है, जी मेंगजियाओ ने विला में वापस आते ही कहा। इससे पहले चाहे वह राजधानी के घर में हो या हुआइझो के होटल में, यह स्पष्ट था कि वह इस जगह की तरह आराम से नहीं सो पाती थी। इसलिए जब वह वापस आई तो जी मेंगजियाओ लेटने और आराम करने का इंतजार नहीं कर सकती थी। बाकी लोगों ने भी जी मेंगजियाओ जैसा ही किया। सभी ने पहले से ही इस जगह को अपना भावी घर मान लिया था, इसलिए वे यहाँ केवल सही मायने में आराम कर सकते थे। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वे शुरुआत में इतने लंबे समय तक गाड़ी चला रहे थे, हर कोई वास्तव में थोड़ा थका हुआ था। चलो पहले खाना खा लेते हैं। खाने के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं, हुआंग फेंग ने सभी से कहा। जब सभी लोग खाने की मेज पर बैठ गए तो हुआंग फेंग ने कहा, हम अभी अभी जियान प्रांत पहुंचे हैं। निंगशुआंग, आज रात मैं अंकल क्यू से मुलाकात करूंगा। उसके बाद मैं कल राजधानी जाऊंगा। हुआंग फेंग की बातें सुनकर क्यू निंगशुआंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। अगर हुआंग फेंग पहले उसके घर गया होता तो उसके मन में कोई और विचार नहीं आता। आखिरकार हुआंग फेंग उसके पिता से बहुत परिचित था। हालांकि अब जब उन दोनों ने अपने रिश्ते की पुष्टि कर दी है तो अगर हुआंग फेंग फिर से उसके घर आया तो इसका मतलब स्पष्ट रूप से अलग होगा। क्या तुमने अंकल क्यू को हमारे मामले के बारे में बताया? हुआंग फेंग ने पूछा। वह जाने से पहले मानसिक रूप से तैयार होना चाहता था। नहीं, क्यू निंगशुआंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहना है, लेकिन वे जानते थे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बस उन्हें यह नहीं पता था कि मैंने तुम्हारे साथ अपने रिश्ते की पुष्टि पहले ही कर दी है। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और कहा, क्या हम आज रात को एक मुकाबला करें? क्यू निंगशुआंग थोड़ा घबराया, इतनी जल्दी? क्या आप थोड़ी देर और इंतजार करना चाहते हैं? सच कहूँ तो अगर हुआंग फेंग के पास कोई और महिला नहीं होती तो क्यू निंगशुआंग अपने माता पिता को उसके और हुआंग फेंग के बारे में पहले ही बता देना चाहती। उसे विश्वास था कि वे आपत्ति नहीं करेंगे। हालांकि हुआंग फेंग की स्थिति स्पष्ट रूप से अलग थी। उसके पास अभी भी कई अन्य महिलाएं थीं। ऐसी परिस्थितियों में क्या उसके माता पिता अभी भी उसके और हुआंग फेंग के मामले से सहमत होंगे? क्यू निंगशुआंग खुद आश्वस्त नहीं थी, इसलिए वह हिचकिचा रही थी। तो यह परिस्थिति पर निर्भर करेगा। मैं पहले तुम्हारे पिता को शराब पिलाऊंगा, हुआंग फेंग मुस्कुराया। मैं बस इतना कह रहा था कि जब मैंने पिछली बार उनके साथ शराब पी थी तो मेरे पिताजी नशे में थे। मेरे पिताजी को मेरी माँ ने बहुत देर तक डांटा था। क्यू निंगशुआंग ने हुआंग फेंग की ओर आंखें घुमाई और कहा। हुआंग फेंग मुस्कुराया। मास्टर क्यू की शराब सहनशीलता बहुत अच्छी नहीं थी। पिछली बार उसने ज्यादा शराब नहीं पी थी और नशे में था। अंत में हुआंग फेंग और क्यू निंगशुआंग ने तय किया कि रात के खाने के समय वे सबसे पहले क्यू निंगशुआंग के माता पिता के रवैये का परीक्षण करेंगे। अगर कोई मौका मिला तो वे इसे जोर से कहेंगे। आखिरकार इसे हमेशा के लिए छिपाना असंभव था। अगर वास्तव में कोई मौका नहीं था तो इसे भूल जाओ। फिर कल सुबह हुआंग फेंग, सुयुमो और अन्य लड़कियां राजधानी लौट आएंगी। जहां तक अन्य लड़कियों का सवाल है, वे जियांग प्रांत की हवेली में रहेंगी। इस साल हुआंग फेंग को डर था कि वह उनके घर नहीं जा पाएगा। सौभाग्य से हुआंग फेंग और उनके बीच के रिश्ते को लंबे समय तक नहीं माना गया। इसके अलावा उन्होंने अपने परिवार को हुआंग फेंग के साथ इस मामले के बारे में नहीं बताया था, इसलिए उन्हें बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। दोपहर में आधा दिन हो चुका था क्योंकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर काम शुरू नहीं किया था। इसलिए सभी लोग विला में आराम से आराम कर रहे थे। वे खरीदारी भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे बस विला की ऊपरी मंजिल पर लेटना चाहते थे। सभी के साथ बातचीत करना बहुत ही आनंददायक था। शाम को हुआंग फेंग और क्यू निंगशुआंग अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर क्यू निंगशुआंग के घर मुलाकात करने गए। छोटा फेंग यहाँ है, जल्दी से अंदर आओ। निंगशुआंग ने कहा था कि तुम पहले आ रहे हो। तुम अंकल क्यू घर पर इंतजार कर रहे थे। क्यू निंगशुआंग की माँ ने उन दोनों के लिए दरवाजा खोला। जब उसने हुआंग फेंग को देखा तो वह बहुत खुश हुई।
क्यू निंग शुआंग के माता पिता जानते थे कि उनकी बेटी हुआंग फेंग को पसंद करती है, यहाँ तक कि उन्होंने उसे पाने की पहल भी की। हालांकि बाद में उनकी बेटी का मूड खराब हो गया। उन्हें काम पर जाने का भी मूड नहीं था, इसलिए उन्हें पता था उनके रिश्ते में कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी। इसलिए उसे कुछ समय के लिए आराम करने के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। और छुट्टी के बाद क्यू निंग शुआंग का मूड वाकई बेहतर हो गया। शुरू में क्यू निंग शुआंग के माता पिता ने सोचा कि छुट्टी की वजह से ही उनकी बेटी ने हुआंग फेंग को पहले ही छोड़ दिया था। हालांकि बाद में अपनी बेटी की बातों से उन्हें अभी भी पता था कि वह हुआंग फेंग के बारे में नहीं भूली है, लेकिन उसने उसे हुआंग फेंग के साथ की गई विशेष प्रगति के बारे में नहीं बताया। हालांकि अपनी बेटी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत अच्छा परिणाम मिला है। 1672 वे भगवान क्यू से मिलने गए थे। 3 वास्तव में क्यू निंग शुआंग के माता पिता को हमेशा हुआंग फेंग के बारे में अच्छी धारणा थी, अन्यथा उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी बेटी हुआंग फेंग को पसंद करती है। उस समय हुआंग फेंग ने अभी तक कोई प्रगति नहीं की थी। मास्टर क्यू और उनकी पत्नी ने देखा था कि कैसे हुआंग फेंग अब तक कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। उस समय जब वे पहली बार हुआंग फेंग से मिले थे तो वह सिर्फ एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड था। अब तक हुआंग फेंग की कुल संपत्ति अरबों में थी और उसे केवल आधा साल लगा। यह कहा जा सकता है कि जब दूसरों ने हुआंग फेंग की हालत देखी तो उन्हें लगा होगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि क्यू निंग शुआंग के परिवार ने हुआंग फेंग को बड़ा होते देखा और स्वाभाविक रूप से उसकी और भी अधिक प्रशंसा की। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी और हुआंग फेंग के बीच मामला गतिरोध में आ गया है और त्रासदी में समाप्त हो सकता है, तो मास्टर क्यू और उनकी पत्नी को अपनी बेटी के लिए दुख हो रहा था, साथ ही वे भावुक भी हो रहे थे। हुआंग फेंग ने इतना अच्छा दामाद खो दिया था। हालांकि जब उनकी बेटी विदेश से लौटी तो उनकी आत्मा और भावना पूरी तरह से अलग थी। हुआंग फेंग का जिक्र करने की संख्या भी बढ़ गई। क्यू निंग शुआंग ने उन्हें कभी नहीं बताया था कि वह और हुआंग फेंग कैसे हैं, लेकिन मास्टर क्यू और उनकी पत्नी भी जानते थे कि उनके रिश्ते में बहुत विकास हुआ होगा। जब उन्होंने सोचा कि हुआंग फेंग का रवैया उनकी बेटी को इतना प्रभावित कर सकता है, तो मास्टर क्यू और उनकी पत्नी भी भावुक हो गए। उन्हें डर था कि उनकी बेटी हुआंग फेंग के जाल में बुरी तरह फंस जाएगी और बाहर नहीं आ पाएगी। सौभाग्य से हुआंग फेंग एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वे पसंद करते थे, इसलिए वे उसके बारे में चिंतित नहीं थे। नमस्ते आंटी, मैं आपके बुढ़ापे में आपको श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहा हूँ। आंटी जो और भी जवान होती जा रही हैं, हुआंग फेंग ने कहा। आप आंटी से ज्यादा बार मिल सकते हैं। जब आंटी अच्छे मूड में होंगी तो स्वाभाविक रूप से वे जवान दिखेंगी, क्यू निंग शुआंग की मां ने कहा। मैं निश्चित रूप से भविष्य में अक्सर आऊंगा। उस समय चाची मुझे परेशान मत करो, बस मुझे भगा दो, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है, क्यू निंग शुआंग की मां ने कहा। फिर उसने अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, अगर मैं तुम्हें भगा दूंगी तो निंग शुआंग को मेरे साथ झगड़ा करना पड़ेगा। माँ, क्यू निंग शुआंग शर्म से चिल्लाया। ठीक है, मुझे पता है, मैं अब और कुछ नहीं कहूंगी। क्यू निंग शुआंग की मां मुस्कुराई और बोली, जल्दी से अंदर आओ, अंकल क्यू तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ठीक है, हुआंग फेंग ने जवाब दिया। छोटा फेंग यहाँ है। हुआंग फेंग को प्रवेश करते देख क्यू निंग शुआंग, जो टीवी देख रही थी, ने भी अपना सिर घुमाया। नया साल मुबारक हो अंकल क्यू। मैं हर साल आपकी पदोन्नति की कामना करता हूँ, हुआंग फेंग ने कहा। मैं हर साल पदोन्नति पाने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता, मास्टर क्यू ने भी मुस्कुराते हुए कहा। मैं वास्तव में जल्द से जल्द एक पोता पैदा करना चाहता हूँ। पिताजी क्यू निंग शुआंग और भी अधिक शर्मीले हो गए और हुआंग फेंग भी थोड़ा शर्मिंदा था। उसने अभी परिवार से निपटना समाप्त किया था, इसलिए उसने सुबह बच्चे के बारे में नहीं सोचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर क्यू के मन में भी ऐसे विचार आएंगे। इसने वास्तव में हुआंग फेंग को चौंका दिया। ठीक है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, मैं लिटिल फेंग को यहाँ देखकर खुश हूँ। फिर उसने हुआंग फेंग की ओर देखा और कहा, आओ और मेरे साथ शतरंज खेलो। ठीक है, हुआंग फेंग ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। हालांकि उसने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि उसका शतरंज कौशल शानदार था, फिर भी यह बहुत बुरा नहीं था। हालांकि मास्टर क्यू को शतरंज खेलना पसंद था, फिर भी उसका शतरंज कौशल भी औसत था। वे दोनों शतरंज में वास्तव में अच्छे थे, वे लगभग एक जैसे थे। हालांकि इस तरह से यह अधिक दिलचस्प होगा। यह साल कैसा रहा, मास्टर क्यू ने शतरंज की बिसात पर खेलते हुए हुआंग फेंग से पूछा। हुआंग फेंग ने कहा, बुरा नहीं है, आपका स्पेस टाइम एंटरटेनमेंट अब बहुत शक्तिशाली है। इसने कुछ फिल्मों में निवेश किया है, यह बहुत अच्छी तरह से बिक रहा है और इसकी प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी है। अब यह देश में मनोरंजन कंपनी में एक सेलिब्रिटी कंपनी थी और यह किंग प्रांत में एक पोस्ट कार्ड भी थी। आप वास्तव में अद्भुत हैं, आप एक ही समय में कई उद्योगों में शामिल हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इससे इतना बड़ा सौदा करेंगे, मास्टर क्यू ने भावुक चेहरे के साथ कहा। जब वह पहली बार हुआंग फेंग से मिले थे तब हुआंग फेंग सिर्फ एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड था। बाद में हुआंग फेंग ने कारखाना खोला और उचित समारोह भी नहीं किया।
अगर वह अचानक वहां नहीं पहुंचता तो उसे डर था कि उसका कारखाना चुपचाप काम करना शुरू कर देगा और किसी को पता नहीं चलेगा। हालांकि किसने सोचा होगा कि उस समय की अनजान छोटी फैक्ट्री अब आप पूरे प्रांत के सीवेज उत्पादन उद्योग के लिए बेंचमार्क हैं। इसने देश में भी अपना नाम बना लिया था। यह अनुमान लगाया गया था कि देश के सबसे बड़े बाजार पर कब्जा करना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक उस छोटे से सुरक्षा गार्ड की बात है तो वह अब एक गर्म आलू बन गया था। किस प्रांत के नेता नहीं चाहते थे कि हुआंग फेंग निवेश करें? अगर वह जाता तो इससे अर्थव्यवस्था का विकास होता। यह एक राजनीतिक उपलब्धि थी। एक पहले से अनजान छोटा सुरक्षा गार्ड व्यवसाय की दुनिया में एक बड़ा शख्स बन गया था। और यह सब सिर्फ आधे साल में हुआ। इस आधे साल में हुआंग फेंग का काफी बड़ा परिवर्तन हुआ। उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी। इसके अलावा इसने बहुत से लोगों को प्रभावित किया, यहाँ तक कि खुद को भी। यह भी उसकी वजह से ही था कि वह अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंच पाया। हालांकि इतने लंबे समय तक हुआंग फेंग के संपर्क में रहने के बाद मास्टर क्यू को उन युवकों के लिए कोई गर्व या अहंकार महसूस नहीं हुआ। उनका रवैया अभी भी बहुत विनम्र था। यह कोई नाटक नहीं था। यह कुछ ऐसा था जिसे मास्टर क्यू ने स्पष्ट रूप से अनुभव किया था। क्या ऐसा है? इस दौरान जब मैं घर पर था तो मुझे उन फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, हुआंग फेंग ने कहा। हुआंग फेंग ने जो कहा वह सच था। जब ताओ जिंग ने हार मान ली तो निर्देशक झांग और उसके पीछे के लोग बॉक्स ऑफिस चुराने के आरोप में उजागर होने के बाद हुआंग फेंग को पता था कि स्प्रिंग फेस्टिवल का बॉक्स ऑफिस चैंपियन उसका होगा। कोई गलती नहीं होगी। इसलिए बाद में हुआंग फेंग को वास्तव में इस मामले की परवाह नहीं थी। वह बस अपने परिवार के साथ घर पर रहता था। उसने वास्तव में किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। 6. क्या तुम आत्मविश्वासी हो या अहंकारी? क्या तुम्हें अपनी फिल्मों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? अगर तुम असफल हो गए तो सिर्फ फिल्मों को ही नुकसान नहीं होगा, यह तुम्हारी कंपनी के विकास के लिए हानिकारक होगा। आखिरकार तुम्हारी कंपनी अभी अभी शुरू हुई है और इतना बड़ा झटका नहीं झेल सकती। मास्टर क्यू ने हुआंग फेंग की ओर देखा और कहा, मुझे अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा है, अन्यथा मैं अतीत में ताओ जिंग के साथ दांव नहीं लगाता, भले ही मैं अपनी फिल्म को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता था। हालांकि अगर मुझे अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा नहीं होता तो मैं ताओ जिंग के साथ इतना बड़ा दांव नहीं लगाता, हुआंग फेंग ने कहा। उस समय हुआंग फेंग ने ताओ जिंग के साथ शर्त लगाने के लिए सहमति जताई थी क्योंकि वह इसे प्रचारित करने का अवसर लेना चाहता था। यह सब इसलिए था क्योंकि वह फिल्म के प्रचार के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। वह बस एक और तरीका खोजना चाहता था। हालांकि जैसा कि उन्होंने कहा था, अगर उन्हें अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा न होता, हालांकि यह संख्या उनकी राय में थी, तो वे इतना बड़ा खेल नहीं खेलते। यह बहुत ज्यादा नहीं था। हालांकि बाहरी दुनिया की नजर में यह दांव काफी बड़ा था। आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, मास्टर क्यू ने कहा। हालांकि आपकी फिल्म भी बुरी नहीं है। सभी 8 फिल्में बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छी है और वे सभी निर्देशक झांग की फिल्मों से बेहतर हैं। यह आसान नहीं है। स्प्रिंग फेस्टिवल के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को देखें। शीर्ष कुछ सभी फिल्में आपकी कंपनी द्वारा निवेश की गई थीं। यह कहा जा सकता है कि इस लड़ाई के बाद आपकी कंपनी की प्रतिष्ठा पूरी तरह से स्थापित हो गई है। जब आपने इन फिल्मों को एक ही समय में प्रदर्शित करने का फैसला किया, हालांकि यह कदम बहुत खतरनाक है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपने सही दांव लगाया है। इसके अलावा रिटर्न भी काफी उदार है। मास्टर क्यू को भी लगा कि हुआंग फेंग का अपनी फिल्मों को एक ही समय पर दिखाने का फैसला कुछ हद तक अनुचित था। वह हुआंग फेंग को मनाना चाहता था, लेकिन बाद में उसने सोचा, हुआंग फेंग आज इस मुकाम तक इसलिए पहुंच पाया है क्योंकि उसमें असाधारण क्षमताएं हैं। चूंकि उसने ऐसा किया है, इसलिए उसके अपने विचार भी रहे होंगे। उसके लिए बेहतर यही था कि वह इस मामले में दखल न दे। अब ऐसा लग रहा था कि हुआंग फेंग ने जो किया वह वाकई सही था। जरा सोचिए, बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष 10 में से 8 फिल्में ऐसी थीं जिनमें हुआंग फेंग की कंपनी ने निवेश किया था। इसके अलावा वे शीर्ष 8 में थीं। इससे सनसनी फैल गई। यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष 10 फिल्मों से की जा सके। इस वजह से हुआंग फेंग का ब्रांड पहले ही स्थापित हो चुका था। एक ही समय में 8 फिल्में रिलीज हुई और गुणवत्ता बिल्कुल भी खराब नहीं थी। अगर ऐसी कंपनी द्वारा निवेश की गई फिल्म आश्वस्त नहीं करती है तो ऐसा कुछ और नहीं था जो लोगों को सहज महसूस करा सके। और स्पेसटाइम एंटरटेनमेंट ने भी एक चमत्कार किया। अतीत में यह हमेशा एक अभिनेता या निर्देशक होता था जो बॉक्स ऑफिस की बिक्री के लिए अपील करता था। यह अच्छा है कि स्पेसटाइम एंटरटेनमेंट ने कंपनी में निवेश किया और बॉक्स ऑफिस की बिक्री के लिए अपील की। इस तरह के अजीब दृश्य ने उद्योग के लोगों को एक ही समय में आश्चर्यचकित कर दिया। वे स्पेसटाइम एंटरटेनमेंट के भविष्य के बारे में और भी अधिक आशावादी थे। चाहे आप माने या न माने, अंकल क्यू, असल में मैं जुआ नहीं खेल रहा हूँ। मुझे अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा है, हुआंग फेंग ने फिर से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। वे फिल्में दूसरे स्पेसटाइम में साबित हो चुकी थीं। वे निश्चित रूप से अच्छी फिल्में थीं। बेशक अच्छी फिल्में।
वे यहाँ लोकप्रिय नहीं हो सकती। पर्यावरण के अनुकूल न हो पाने की समस्या भी थी। सौभाग्य से हुआन फेंग की फिल्मों में यह स्थिति नहीं दिखाई दी। मास्टर क्यू ने सिर हिलाया। वह हुआन फेंग को कुछ समय से जानता था। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि हुआन फेंग एक घमंडी और अहंकारी व्यक्ति नहीं था। चूंकि उसने ऐसा कहने की हिम्मत की तो वह पहले से ही आश्वस्त रहा होगा। मास्टर क्यू से ही हुआन फेंग को पता चला। जिस फिल्म में उन्होंने और ली बिंगडेयुन ने अभिनय किया था उसका बॉक्स ऑफिस पहले ही 2 बिलियन से अधिक हो चुका था। यह पहले से ही तय था कि यह हुआन फेंग की उम्मीदों से अधिक होगा। हुआन फेंग ने पहले ही इसके बारे में सोचा था। वह इस फिल्म से 2 बिलियन कमा सकता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था। उसका अनुमान अभी भी थोड़ा रूढ़िवादी था। यह इस हद तक था कि उद्योग के अंदरूनी लोग और आम दर्शक वे सभी हुआन फेंग और ली बिंगडेयुन की फिल्म देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ना कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म केवल 1 महीने के लिए रिलीज नहीं हो सकती जब तक कि सिनेमाघरों के मालिकों का दिमाग ढीला न हो। तो हुआन फेंग की फिल्म को अभी भी लंबा समय बाकी था और ज्यादातर लोगों को लगा कि हुआन फेंग की फिल्म निश्चित रूप से पिछले रिकॉर्ड को पार कर जाएगी। हुआन फेंग भी इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त थे। 1673 माँ और बेटी की बातचीत। एक वे दोनों बातें कर रहे थे और शतरंज खेल रहे थे और यह आरामदायक था। दूसरी ओर क्यू निंग शुआंग अपनी माँ के साथ रसोई में काम कर रही थी। यह देखकर कि तुमने आज रसोई में प्रवेश करने की पहल की, क्या तुम लिटिल फेंग के लिए व्यक्तिगत रूप से खाना बनाना चाहती हो? क्यू निंग शुआंग की माँ मुस्कुराई। आमतौर पर क्यू निंग शुआंग अन्य अमीर युवतियों से बहुत अलग नहीं थी। जब वह काम से वापस आती तो वह सोफे पर बैठ जाती और भोजन शुरू होने का इंतजार करती। आज की तरह उसने रसोई में प्रवेश करने की पहल कई बार नहीं की। क्यू निंग शुआंग अपनी माँ की बातों से थोड़ा शर्मा गई। उसने कहा, मैंने अभी देखा कि तुम अकेले 4 लोगों के व्यंजन पकाने से थोड़ी थक गई हो, इसलिए मैं मदद करने आई हूँ। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो इसे भूल जाओ। आमतौर पर जब मैं 3 लोगों के लिए खाना बनाती हूँ तो मैं तुम्हें मदद करने के लिए पहल करते नहीं देखती। यह सिर्फ एक और व्यक्ति है, लेकिन तुम पहल कर रही हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लोगों की संख्या की परवाह है, बल्कि लोगों की संख्या की परवाह है न? क्यू निंग शुआंग की माँ ने मजाक करना जारी रखा। उसे डर नहीं था कि उसकी बेटी वास्तव में नाराज हो जाएगी और चली जाएगी। अपनी बेटी को देखकर वह भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहती थी। माँ। क्यू निंग शुआंग ने स्वाभाविक रूप से अपनी माँ की बातें समझ लीं और इस वजह से वह अपने दिल में और भी शर्मिंदा हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं माँ से न कह सकूं, क्यू निंग शुआंग की माँ ने कहा। बताओ, क्या तुम लोगों ने बहुत प्रगति की है? अन्यथा तुम उसे हमारे पास नहीं लाते, है ना? आपको यह जानना चाहिए कि जिस समय क्यू निंग शुआंग और हुआन फेंग के बीच संबंध गतिरोध में थे, उस समय क्यू निंग शुआंग पूरे दिन भौहें सिकोड़ती रही थी। उसने हुआन फेंग का नाम नहीं लिया था। अगर उसके माता पिता ने गलती से उसका नाम ले लिया होता तो वह अभी भी बहुत नाराज होती। लेकिन अब क्यू निंग शुआंग हुआन फेंग को वापस ले आई थी। हालांकि नाम के लिए हुआन फेंग सचिव क्यू को अपना सम्मान देने के लिए यहाँ आया था। हालांकि अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उनके रिश्ते में बहुत प्रगति हुई थी, क्यू निंग शुआंग कभी भी हुआन फेंग को उससे मिलने की अनुमति नहीं देती अकेले ही। वह वही थी जिसने इस बार हुआन फेंग को वापस लाया था। क्यू निंग शुआंग ने अपनी माँ की बातें सुनी और एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अपना सिर हिलाया। क्यू निंग शुआंग की माँ ने उम्मीद के मुताबिक भाव प्रकट किया और फिर अपनी बेटी से पूछा, बताओ, क्या पहल तुमने की थी या उसने की थी? माँ, आप इतनी गपशप क्यों कर रही हैं? क्यू निंग शुआंग ने अपनी माँ की ओर आंखें घुमाई। मैं बस उत्सुक हूँ, क्यू निंग शुआंग की माँ मुस्कुराई। क्यू निंग शुआंग के रिश्ते के बारे में उसके माता पिता का भी यही रवैया था, यानी क्यू निंग शुआंग को खुद ही फैसला करने देना था जब तक क्यू निंग शुआंग को यह पसंद है। चाहे उस आदमी के घर में कोई भी स्थिति क्यों न हो, उसके माता पिता इसका विरोध नहीं करेंगे। इसलिए जब क्यू निंग शुआंग ने कहा कि उसे पहले हुआन फेंग पसंद था तो वह उसके पीछे भागने की पहल भी करना चाहती थी। क्यू निंग शुआंग के माता पिता को भी कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में उन दोनों को यह भी उम्मीद थी कि उनकी बेटी हुआन फेंग से जुड़ी होगी। आखिरकार उन्हें हुआन फेंग के बारे में बहुत अच्छी धारणा थी। हालांकि बाद में क्यू निंग शुआंग और हुआन फेंग के बीच कुछ गलत हो गया। क्यू निंग शुआंग के माता पिता ने सोचा कि क्यू निंग शुआंग और हुआन फेंग के बीच का मामला खत्म हो गया है। हालांकि उन्हें लगा कि यह अफसोस की बात है, फिर भी उन्होंने हर चीज के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्यू निंग शुआंग को खुद ही फैसला करने दिया, भले ही उन्हें हुआन फेंग के बारे में अच्छी धारणा थी। उन्हें उम्मीद थी कि हुआन फेंग और उनकी बेटी के बीच का मामला सुलझ जाएगा, लेकिन वे केवल परिणाम का इंतजार करेंगे और हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब क्यू निंग शुआंग ने आखिरकार हुआन फेंग को वापस लाने की पहल की। क्यू निंग शुआंग के माता पिता खुश थे और बहुत उत्सुक भी। वह कौन था जिसने उन दोनों के बीच के रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाया? वे अपनी बेटी को जानते थे, भले ही वह सतह पर शांत दिखती हो, लेकिन तार्किक रूप से उनके दिल में अभी भी गर्व है। बोलते हुए उसे हार मानने की पहल नहीं करनी चाहिए थी।
हालांकि क्यू निंग शुआंग के माता पिता अपनी बेटी की हुआंग फेंग के प्रति भावनाओं को जानते थे, इसलिए क्यू निंग शुआंग के लिए हार मान लेना असंभव नहीं था। इसमें उत्सुकता की क्या बात है, क्यू निंग शुआंग ने कहा। दरअसल वह पक्के तौर पर नहीं कह सकती थी। उसके और हुआंग फेंग के बीच आखिर किसने रियायतें दी? यह कहा जाना चाहिए कि वो किंगडम से पहले जो कुछ हुआ था, उसने वास्तव में उन दोनों को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया था। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने कभी रियायतें नहीं दी। ठीक है, मैं अब और नहीं पूछूंगी। क्यू निंग शुआंग की मां ने देखा कि उसकी बेटी बोलने को तैयार नहीं है, इसलिए उसने पूछने में संकोच नहीं किया। क्यू निंग शुआंग ने सब्जियां उठाते हुए अपनी मां की ओर देखा। वह कुछ बार हिचकिचाई और वह नहीं कह पाई जो वह कहना चाहती थी। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? दूसरी ओर क्यू निंग शुआंग की मां ने अपनी बेटी के हाव भाव देखे और पूछने की पहल की। माँ, मुझे बताओ, अगर पिताजी के पास दूसरी औरतें होती लेकिन फिर भी वे तुमसे प्यार करते और तुम उनसे प्यार करती, तो तुम क्या करती? क्यू निंग शुआंग ने संकोच से पूछा। वह हिम्मत करेगा? क्यू निंग शुआंग की मां ने तुरंत रसोई का चाकू उठाया और उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। भले ही मैं उसे थोड़ी हिम्मत दे दूं, वह हिम्मत नहीं करेगा। क्यू निंग शुआंग की मां में अभी भी थोड़ा आत्मविश्वास था। माँ, बहुत उत्साहित मत होइए। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि यह सच नहीं है, क्यू निंग शुआंग ने जल्दी से कहा। उसे सच में डर था कि उसकी माँ भावुक हो जाएगी और उसके हाथ में चाकू उसे चोट पहुंचा देगा। अगर यह असंभव है, क्यू निंग शुआंग की माँ ने कहा। फिर उसने अपनी बेटी को संदेह से देखा और कहा, तुम यह सवाल पूछ रही हो? क्या तुम्हें कुछ पता चला? तुम्हारे पिता के पास वाकई कोई औरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पिता किस तरह के व्यक्ति हैं? क्या तुम्हें नहीं पता? उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? तुम सिर्फ उनकी हिम्मत उधार ले रहे हो। उनकी हिम्मत नहीं होगी, क्यू निंग शुआंग ने जल्दी से कहा। वह नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता ऐसा करें। यह उसकी वजह से था। तो फिर तुम क्यों पूछ रही हो? क्यू निंग शुआंग की मां ने अपनी बेटी की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी बेटी यूं ही पूछ रही है। जरूर कोई कारण होगा। मैं बस यूं ही पूछ रहा हूँ। इसे दिल पर मत लेना, क्यू निंग शुआंग ने कहा। हालांकि क्यू निंग शुआंग की मां अभी भी उसे घूर रही थी। जाहिर है उसे क्यू निंग शुआंग की बातों पर यकीन नहीं हुआ। ईमानदारी से कहूँ तो चूंकि तुम्हारे पिता के पास दूसरी औरतें नहीं हैं, तो हुआंग फेंग के पास दूसरी औरतें हैं। क्या ऐसा है? 5। यह कहना जरूरी था कि क्यू निंग शुआंग की मां बहुत होशियार थी। उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि क्यू निंग शुआंग क्या सोच रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यू निंग शुआंग ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा। हालांकि उसकी मां को लगता था कि उसने उसके अनुमान की पुष्टि कर दी है और क्यू निंग शुआंग की बातों पर विश्वास नहीं किया। इसके बजाय उसने कहा, अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं जाकर उससे पूछूंगी। देखो वास्तव में क्या हो रहा है। माँ, मत जाओ, क्यू निंग शुआंग ने जल्दी से अपनी माँ को रोका। उसे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। वह बस यूं ही पूछ रही थी और उसका परीक्षण कर रही थी। उसकी माँ वास्तव में इतनी चतुर थी कि उसने यह अनुमान लगा लिया। इससे क्यू निंग शुआंग को लगा कि वह अचानक से पकड़ी गई है। तो फिर तुम खुद ही कह सकती हो, क्यू निंग शुआंग की माँ ने अपनी बेटी की ओर देखा और कहा। क्यू निंग शुआंग ने अपना सिर नीचे किया और दांत पीस लिए। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। यह कहना मुश्किल है, क्यू निंग शुआंग की मां ने पूछा। क्यू निंग शुआंग ने सिर हिलाया। फिर मैं तुमसे सीधे पूछूंगी। तुम्हें बस जवाब देना है। तुम्हें सच बताना है। नहीं तो मैं हुआंग फेंग से पूछूंगी। उस समय मैं तुम्हारे साथ इतनी विनम्र नहीं रहूंगी। क्या तुम समझे? क्यू निंग शुआंग की मां ने कहा। हाँ, क्यू निंग शुआंग ने सिर हिलाया और कहा। ठीक है, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या हुआंग फेंग के पास दूसरी औरतें भी हैं? क्यू निंग शुआंग की मां ने पूछा। पूछने के बाद उसने अपनी बेटी को घूर कर देखा। उसे पूरा भरोसा था कि अगर उसकी बेटी झूठ बोलती है तो वह एक नजर में बता सकती है। क्यू निंग शुआंग ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट के बाद अपना सिर हिलाया। ठीक है, उसने वास्तव में ऐसा किया। क्यू निंग शुआंग की मां ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पिता और मैं उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते थे और सोचते थे कि वह तुम्हारे लिए एक अच्छा साथी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का ईमानदार नहीं होगा और उसके पास पैसा भी होगा। उसने दूसरे लोगों की नकल भी की और दूसरी महिलाओं को भी पा लिया। क्यू निंग शुआंग के माता पिता हुआंग फेंग के बारे में बहुत आशावादी थे। यही कारण था कि जब उन्हें पता चला कि हुआंग फेंग के पास अपनी बेटी के अलावा दूसरी औरतें भी हैं, तो वे और भी क्रोधित हो गए। माँ, नाराज मत होइए। इसके लिए हुआंग फेंग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्यू निंग शुआंग ने जल्दी से कहा। उसने पहले ही दूसरी महिला ढूंढ ली है। तुम अभी भी उसके प्रति इतनी सुरक्षात्मक क्यों हो? क्यू निंग शुआंग की मां ने कहा। वास्तव में मुझे पहले से ही पता था कि उसके पास अन्य महिलाएं भी हैं, क्यू निंग शुआंग ने कहा। जिस बारे में बात कर रहा हूँ मैं ही वह हूँ जो बाद में आया हूँ। क्यू निंग शुआंग की मां दंग रह गई। उसने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। उसे लगा कि हुआंग फेंग और उसकी बेटी ने ठीक होने के बाद दूसरी औरत ढूंढ ली है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी देर से आएगी। इस तरह क्या उसकी बेटी किसी और के परिवार की मालकिन नहीं बन जाएगी?
यह सोचते हुए क्यू निंग शुआंग की माँ ने जल्दी से कहा, बेटी बहुत सारे अच्छे आदमी हैं, तुम्हें ऐसा चुनाव करने की जरूरत नहीं है। बहुत से अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे सिर्फ वही पसंद है, क्यू निंग शुआंग ने दृढ़ता से कहा। उस दौरान मैं भी हिचकिचाया था, लेकिन आपने और मेरे पिताजी ने भी इसे देखा। मेरा काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मेरे पास काम करने की ऊर्जा नहीं है। मैं हुआंग फेंग के बारे में भी सोच रहा हूँ। मैं आराम करने के लिए बाहर जाने के बारे में सोच रहा था और देखना चाहता था कि क्या मैं उसे भूल सकता हूँ। अंत में यह पता चला कि वह उसे और भी ज्यादा याद करता था। उसके माता पिता क्यू निंग शुआंग की पिछली स्थिति के बारे में जानते थे। यह वास्तव में बहुत ही असामान्य था। उन्होंने शुरू में उसे आराम करते और वापस आते देखा था। उसकी हालत में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ था और वे दोनों अभी भी बहुत खुश थे। अंत में उन्हें पता चला कि इसका कुछ संबंध हुआंग फेंग से था। हालांकि उस समय वे सभी सोचते थे कि उनकी बेटी और हुआंग फेंग के रिश्ते में सुधार हुआ है, इसलिए यही कारण था कि उनकी बेटी ऐसी हो गई थी। उन्हें बस उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन तुम नहीं कर सकते। क्यू निंग शुआंग की मां को समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। उसने अपनी बेटी को डांटा। ऐसा लगता था कि इसका कोई फायदा नहीं है। वह क्यू निंग शुआंग के चरित्र को जानती थी। एक बार उसने जो फैसला कर लिया उसे बदलना बहुत मुश्किल होगा। उसके काम करने के तरीके से सहमत होना यह और भी ज्यादा गलत लग रहा था। माँ, दरअसल हुआंग फेंग के पास सिर्फ एक औरत नहीं है। हर कोई एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में जानता है और वे एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। चूंकि उसने पहले ही यह कह दिया था, इसलिए क्यू निंग शुआंग को इसे जोर से कहना चाहिए था। क्या उसके पास एक से ज्यादा औरतें हैं? इसके अलावा वह एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में भी जानता है। क्या यह बहुत पागलपन नहीं है? क्यू निंग शुआंग की माँ को बस इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। कब दुनिया इतनी पागल हो गई थी? कुछ औरतों ने तो वाकई एक आदमी के लिए ऐसा किया। और शांति 1674 मुझे अपने कार्ड दिखाओ। 4 यह सच है, क्यू निंग शुआंग ने कहा। नहीं, मैं तुम्हारे ऐसा करने से सहमत नहीं हूँ। क्यू निंग शुआंग की माँ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे परवाह नहीं है कि दूसरे क्या करते हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यू निंग शुआंग की माँ अभी भी अपनी बेटी को किसी दूसरी औरत के साथ एक पुरुष के रूप में रहने की अनुमति नहीं दे पा रही थी। अपनी बेटी की बातें सुनकर उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। क्यू निंग शुआंग को आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी माँ की बातों से आश्चर्य नहीं हुआ। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसने कहा, वैसे भी मैं अपने जीवन में केवल हुआंग फेंग पर विश्वास करती हूँ। तुम मेरे और उसके बीच के मामले से सहमत नहीं हो। मैं कोई दूसरा आदमी नहीं ढूंढूंगी। ज्यादा से ज्यादा मैं अपना पूरा जीवन अकेले ही बिताऊंगी। क्यू निंग शुआंग ने ये शब्द कहे, हालांकि वह बहुत भावुक नहीं थी। लेकिन क्यू निंग शुआंग की माँ अपनी बेटी को जानती थी। वह जानती थी उसकी बेटी के शब्द लापरवाही से नहीं कहे गए थे। चूंकि उसने ऐसा कहा था, इसलिए यह निर्णय होना चाहिए। यह सोचते ही क्यू निंग शुआंग की माँ को सिरदर्द होने लगा। उसने भी नहीं सोचा था कि चीजें ऐसी होंगी। अपनी माँ को दुविधा में देखकर क्यू निंग शुआंग ने कहा, माँ, वास्तव में यह हमारे लिए अच्छा है। मुझे हुआंग फेंग पसंद है। हुआंग फेंग भी मुझे पसंद करता है। इसके अलावा अन्य बहनें सभी बहुत अच्छी हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं है जो आपसे प्यार करता हो और आपके जीवन के बाकी हिस्सों से प्यार करता हो, है ना? तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें पता है कि दूसरी औरतें भी ऐसी ही होती हैं और तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो। इसके अलावा तुम गारंटी दे सकती हो कि तुम अपनी बाकी जिंदगी में भी इसे बर्दाश्त कर सकोगी। क्या तुम्हारे पति की कोई दूसरी औरत है? क्यू निंग शुआंग की माँ ने कहा। बड़ी बहन युमो और बाकी लोग ऐसे नहीं हैं, क्यू निंग शुआंग ने कहा। इसके अलावा मैंने इस मामले के बारे में पहले ही स्पष्ट रूप से सोच लिया है। स्वाभाविक रूप से मुझे पता है कि यह निर्णय लेने के बाद मुझे किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मुझे अपने निर्णय पर पछतावा नहीं होगा। माँ, मेरे अपने मामले मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? अपनी बेटी की विनती भरी निगाहों को देखकर क्यू निंग शुआंग की माँ को पता चल गया उसकी बेटी ने वाकई इस बारे में सोच लिया था। इसके अलावा उसने पहले ही हुआंग फेंग पर फैसला कर लिया था। उसकी बेटी ने पहले कभी उसकी तरफ इस तरह से नहीं देखा था। इससे क्यू निंग शुआंग की माँ और भी परेशान हो गई। माँ, आप भी मुझे जानती हैं, मैं बहुत ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हूँ। चूंकि मैंने पहले ही निर्णय ले लिया है, इसलिए मैंने इस पर बहुत सोच समझकर निर्णय लिया होगा। आप मुझे पहले की तरह चलती फिरती लाश की तरह जीते हुए नहीं देखना चाहेंगी, है न? बिना आत्मा के ऐसे जीने का क्या मतलब है? क्यू निंग शुआंग ने कहा। अब तुम्हें हुआंग फेंग बहुत पसंद आने लगा है। जब तुम शांत हो जाओगी तो तुम्हें एहसास होगा कि किसी और को पाना असंभव नहीं है। क्यू निंग शुआंग की माँ ने सलाह दी। मैंने पहले भी यह कोशिश की है, लेकिन यह बेकार है।
क्यू निंगशुआंग ने कहा, आप लोगों ने मुझे पहले आराम करने दिया, इसलिए मैं वो किंगडम चला गया। अंत में जब मैं वहां पहुंचा तो मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहता था। मैं सिर्फ हुआंग फेंग से मिलना चाहता था। मैं तुरंत वापस उड़ना चाहता था। उसके बाद मैं आखिरकार उठ गया और बाहर चला गया और कुछ हुआ। क्या हुआ? क्यू निंगशुआंग की मां ने जल्दी से पूछा। उसे वो किंगडम में अपनी बेटी के मामले के बारे में पता नहीं था। क्यू निंगशुआंग को डर था कि उसके माता पिता चिंतित होंगे, इसलिए उसने वो किंगडम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हालांकि इस समय क्यू निंगशुआंग ने अब कुछ भी नहीं छिपाया। उसने अपने माता पिता को वो किंगडम में जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया, फिर कहा, जिस क्षण मुझे लगा कि मैं मरने जा रही हूँ, मैं हुआंग फेंग के बारे में सोच रही थी। अगर मैं अभी भी जीवित रह सकती तो मैं दूसरे लोगों की राय की परवाह नहीं करती। वह दृढ़ता से हुआंग फेंग के साथ चलता रहा, भले ही यह सिर्फ एक अफवाह थी। मुझे परवाह नहीं होगी। जब क्यू निंगशुआंग की मां ने सुना कि उसकी महिला के साथ क्या हुआ तो उसे भी एक डर लगा। अगर हुआंग फेंग समय पर नहीं आता तो उसकी बेटी शायद अपनी जान गंवा चुकी होती। इस दृष्टिकोण से उसे हुआंग फेंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके अलावा हुआंग फेंग ने एक से ज्यादा बार उसकी बेटी को बचाया था। उसकी बेटी कभी भी किसी कुलीन परिवार की महिला नहीं थी। हुआंग फेंग के प्रति उसका आकर्षित होना सामान्य बात थी। जब कोई मर रहा होता है तो अक्सर उसके दिल में चल रहे सच्चे विचार समझ में आ जाते हैं। जब उसकी बेटी मरने की कगार पर थी तो वह भी हुआंग फेंग के बारे में सोच रही थी। ऐसे में उसके लिए हुआंग फेंग को भूलना बिल्कुल मुश्किल था, खासकर तब जब हुआंग फेंग उस महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट हुआ था। इसने उसकी बेटी के दिल पर गहरी छाप छोड़ी थी। उसे विश्वास था कि जिस क्षण हुआंग फेंग प्रकट हुआ, उसकी बेटी पूरी तरह से हुआंग फेंग के प्यार में पड़ गई थी। वह कभी किसी और को स्वीकार नहीं करेगी। तो हुआंग फेंग द्वारा बचाए जाने के बाद मैंने उसके सामने अपनी गलती स्वीकार करने की पहल की। क्या तुमने मुझसे पहले नहीं पूछा था वह कौन था जिसने हम दोनों के बीच समझौता करने की पहल की थी? सख्ती से कहूँ तो वह मैं ही होनी चाहिए। जिस क्षण मुझे उसके द्वारा बचाया गया, मुझे पता था कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। भले ही आप सभी आपत्ति करें, भले ही बाहरी दुनिया मुझ पर हंसे, मैं अपना विचार नहीं बदलूंगी, क्यू निंगशुआंग ने दृढ़ भाव से कहा। हुआंग फेंग के प्रति उसकी भावनाएं। जिस क्षण उसे हुआंग फेंग ने बचाया वह पूरी तरह से आश्वस्त थी। कोई और उसका विचार नहीं बदल सकता था। लेकिन क्यू निंगशुआंग की मां कुछ कहना चाहती थी, लेकिन क्यू निंगशुआंग ने बीच में ही रोक दिया। कोई लेकिन नहीं। मां, तुम मुझे जानती हो, मैं जो निर्णय लेती हूँ उसे आसानी से नहीं बदला जा सकता। इसके अलावा यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया गया है, क्यू निंगशुआंग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, साथ ही पहले की तरह शर्म भी। वह यह भी जानती थी कि अगर वह अब अपनी मां के सामने बहुत दृढ़ नहीं रही तो बहुत संभावना है कि उसकी मां उसके और हुआंग फेंग के बीच के मामले पर सहमत नहीं होगी। आखिर अगर उसे भरोसा नहीं था तो दूसरे कैसे कर सकते थे? इसलिए क्यू निंगशुआंग अब इस समय शर्मीली होने की परवाह नहीं कर सकती थी। उसने दृढ़ता से अपनी मां को अपने विचार व्यक्त किए। वह अपनी मां को बताना चाहती थी कि उसने पहले ही इस बारे में सोच लिया है। चाहे वे सहमत हो या नहीं, वह नहीं बदलेगी। क्यू निंगशुआंग की मां ने अपनी बेटी की ओर देखा। फिर उसने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि वह अपनी बेटी के फैसले को बदल नहीं सकती थी। अगर उसने क्यू निंगशुआंग को उस समय रोका होता जब वह हिचकिचा रही थी तो शायद यह संभव हो सकता था, लेकिन उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। उसने फैसला कर लिया था और वह इसे आसानी से नहीं बदलेगी। चूंकि तुमने पहले ही अपना मन बना लिया है, इसलिए मैं तुम्हारा मन नहीं बदल पाऊंगी। मैं केवल यही उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में तुम्हें इसका पछतावा न हो, क्यू निंगशुआंग की मां ने कहा। वह जानती थी कि वह अपनी बेटी के फैसले को नहीं बदल सकती। वह बस सहमत हो गई। साथ ही उसके दिल में कुछ विचार भी थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी बेटी को इस बात की परवाह नहीं थी कि हुआंग फेंग के पास दूसरी महिलाएं हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद, एक बार जब वह इस बारे में सोचेगी तो वह फिर से उस तरह से नहीं सोचेगी। उस समय वह उसे वापस जाने के लिए मना सकती थी। इस वजह से क्यू निंगशुआंग की मां का अपनी बेटी के साथ अभी कोई गतिरोध नहीं था। अगर ऐसा होता तो इसका कोई असर नहीं होता। मुझे पता है, क्यू निंगशुआंग ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और कहा। दूसरी तरफ हुआंग फेंग को रसोई में क्यू निंगशुआंग और उसकी मां के बीच बातचीत के बारे में पता नहीं था। इस समय वह क्यू निंगशुआंग के पिता के साथ शतरंज खेल रहा था। दूसरी तरफ वह सोच रहा था कि कैसे अपना मुंह खोले और अपने और क्यू निंगशुआंग के बीच के मामले के बारे में बात करे। मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ अशांत विचार हैं। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मास्टर क्यू ने अचानक कहा। कुछ नहीं, हुआंग फेंग ने कहा। सच में? तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ भी नहीं है? मास्टर क्यू ने हुआंग फेंग की ओर देखा और कहा, उदाहरण के लिए तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि तुम्हारे और मेरी बेटी के बीच क्या हुआ? तुम्हारा मेरी बेटी के साथ कोई रिश्ता नहीं है ना? हुआंग फेंग को थोड़ा अजीब लगा। आखिरकार मास्टर क्यू कई सालों से सरकार में थे। उनकी नजर चीजों पर अच्छी थी। साथ ही वह और क्यू निंगशुआंग उनसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहते थे।
इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि मास्टर क्यू कुछ सुराग पा सके। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हुआंग फेंग ने थोड़ा घबराते हुए कहा। एक, इससे पहले जब हुआंग फेंग मास्टर क्यू से ऊंचे पद वाले अधिकारी का सामना कर रहा था तो वह दर्जनों पत्रकारों से घिरा हुआ था। वह घबराया नहीं था। विमान में बमों का सामना करने पर भी वह घबराया हुआ तो वह घबरा गया। वह बेहद घबराया हुआ था। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि हुआंग फेंग और मास्टर क्यू एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। जब उसने पहली बार विकास करना शुरू किया तो मास्टर क्यू ने वास्तव में उसकी बहुत मदद की थी। यह कहा जा सकता है कि वह एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा दोस्त था। वे दोनों कुछ हद तक दोस्तों की तरह थे। अंत में उसने किसी और की बेटी से दोस्ती कर ली थी। इससे हुआंग फेंग को अजीब और घबराहट महसूस हुई और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। दरअसल निंग शुआंग ने मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ बातें बताई हैं। मुझे पता है कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मास्टर क्यू ने देखा कि हुआंग फेंग थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, इसलिए उसने बोलने की पहल की। हालांकि हुआंग फेंग की घबराहट दूर नहीं हुई थी। मास्टर क्यू उसके लिए सोच रहे थे। उससे बात करना इतना आसान था जिससे हुआंग फेंग और भी शर्मिंदा हो गया। अगर उसके पास सिर्फ क्यू निंग शुआंग होती तो सब ठीक हो जाता। उसे विश्वास था कि क्यू निंग शुआंग और उसका पति उसके और क्यू निंग शुआंग के बीच के मामले पर आपत्ति नहीं करेंगे। हुआंग फेंग में अभी भी यह आत्मविश्वास था। मुख्य बात यह थी कि उसके पास सिर्फ क्यू निंग शुआंग नहीं था। इसलिए मास्टर क्यू के लिए बात करना जितना आसान था वह उतना ही विचारशील था। इसके विपरीत उसके लिए बोलना ज्यादा मुश्किल होगा। अगर मास्टर क्यू सुलुमो के परिवार के बुजुर्गों की तरह होता तो वह अपने विरोध के मामलों में खुद को कोई महत्व नहीं देता। इसे संभालना आसान था। उसे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि मास्टर क्यू उस तरह के व्यक्ति नहीं थे। हुआंग फेंग को लगा कि उसके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था। धन्यवाद अंकल क्यू, समझने के लिए, हुआंग फेंग ने कहा। क्या लगता है तुम मूड में हो? मास्टर क्यू ने उत्सुकता से पूछा। वह पहले ही अपने और अपनी बेटी के बीच के मामले पर सहमत हो चुका था। क्यों? हुआंग फेंग के चेहरे पर अभी भी परेशानी दिख रही थी। हाँ, हुआंग फेंग ने कहा। क्या कुछ और है? इस बिंदु पर हुआंग फेंग के पास हिम्मत करके उन्हें अपने और अन्य महिलाओं के बारे में बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या? हुआंग फेंग के शब्दों को सुनने के बाद मास्टर क्यू इतना हैरान हुआ कि उसने अपने हाथ से शतरंज का टुकड़ा फेंक दिया और अविश्वास से हुआंग फेंग को देखने लगा। 1675 मैं अभी सहमत हूँ। मास्टर क्यू और हुआंग फेंग एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे और वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। मास्टर क्यू को लगा कि वह हुआंग फेंग को भी जानता है। वह हुआंग फेंग के चरित्र के बारे में बहुत निश्चित था। उसने हुआंग फेंग को कदम दर कदम इस मुकाम तक पहुंचते देखा था। यह कहा जा सकता है कि उनकी नजर में हुआंग फेंग एक बहुत ही बेहतरीन युवक था। वह युवा और होनहार था। परिणाम प्राप्त करने के बाद वह अभिमानी और अभिमानी नहीं था। यह बहुत दुर्लभ था, खासकर तब जब हुआंग फेंग किसी अमीर और शक्तिशाली परिवार से नहीं था। उसने धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा किया था। यह और भी दुर्लभ था। इसलिए जब मास्टर क्यू को पता चला कि उनकी बेटी हुआंग फेंग को पसंद करती है तो न केवल उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई बल्कि वे अपनी बेटी के फैसले से सहमत भी हुए। उन्हें यह भी लगा कि हुआंग फेंग और उनकी बेटी एक अच्छी जोड़ी हैं। अगर वे दोनों वास्तव में अच्छी चीजें हासिल कर सकें तो यह बहुत खुशी की बात होगी। और आज उनकी बेटी हुआंग फेंग को वापस ले आई। मास्टर क्यू भी बहुत खुश थे। उन्होंने विशेष रूप से अन्य सामाजिक समारोहों के लिए जोर दिया और हुआंग फेंग के लिए घर पर इंतजार किया। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने हुआंग फेंग को बहुत महत्व दिया। जब उन्होंने देखा कि हुआंग फेंग बोलने में थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था तो मास्टर क्यू ने उसकी मदद करने की पहल भी की। हालांकि मास्टर क्यू ने कभी नहीं सोचा था कि हुआंग फेंग ऐसा कुछ कहेगा। वास्तव में उसके पास एक और महिला थी और एक से अधिक थी। फिर मेरी बेटी के साथ क्या मामला है? उसकी कई महिलाओं में से एक? जरा सोचो, अगर तुम्हें याद नहीं है तो इसे एक तरफ फेंक दो। मास्टर क्यू ऐसी बात को कतई स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मास्टर क्यू को भी लगा कि उसने पहले गलती की थी। हुआंग फेंग अपनी बेटी की ईमानदारी के लायक नहीं था। शायद वह वास्तव में अपने करियर में मेहनती और प्रतिभाशाली था। हालांकि भावनाओं के मामले में वह स्पष्ट रूप से एक केंद्रित व्यक्ति नहीं था। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी बेटी को खुशी नहीं दे सकता। अंकल क्यू, मेरी बात सुनो। निंग शुआंग और मैं ईमानदार हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमें समझ सकते हैं और हमारा समर्थन कर सकते हैं, हुआंग फेंग ने कहा। असंभव? मास्टर क्यू ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अपने बेटे को इस बात के लिए सहमत नहीं कर सकता कि वह मेरे बेटे को जाने दे। बेटी, ऐसे इंसान को फॉलो करो। चाचा क्यू, क्या आप में हमें तोड़ने का साहस है? हुआंग फेंग ने कहा। मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता, मास्टर क्यू ने कहा। जब तक आप अपनी उन महिलाओं को छोड़ देते हैं मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके और मेरी बेटी के बीच के मामले का विरोध नहीं करूंगा।
असंभव, हुआंग फेंग ने बिना सोचे समझे कहा। मुझे निंगशुआन और वे दोनों पसंद हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मुझे लगता है कि निंगशुआन भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता कि मेरी बेटी तैयार नहीं है? क्या मेरी बेटी किसी दूसरे आदमी की सेवा करने को तैयार होगी? मास्टर क्यू ने कहा, क्योंकि निंगशुआन भी उनके अस्तित्व के बारे में जानती है। इसके अलावा वह कुछ समय तक उनके साथ रही है, हुआंग फेंग ने कहा। क्या? मास्टर क्यू और भी हैरान हो गया। शुरू में उसने सोचा कि हुआंग फेंग का किसी दूसरी महिला से कुछ लेना देना है। उसकी बेटी को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन हुआंग फेंग ने जो कहा उसे सुनने के बाद पता चला कि उसकी बेटी को भी इसके बारे में पता था। इसके अलावा उसने यह जानने के बाद कि हुआंग फेंग के पास दूसरी महिला है, हुआंग फेंग को वापस भी बुला लिया। उसका रवैया पहले से ही बहुत स्पष्ट था। अंकल क्यू, असल में मेरी दूसरी महिलाएं वैसी नहीं हैं जैसा आप सोचते हैं। वे बुरी महिलाएं हैं। आपको सुयुमो और जी मेंगजियाओ के नाम सुनने चाहिए थे। वे हेवंस प्राइड ग्रुप की बॉस हैं, हुआंग फेंग ने कहा। मुझे पता है। मुझे यह भी पता है कि उनके पास राजधानी के एक अमीर परिवार की पृष्ठभूमि भी है, मास्टर क्यू ने कहा। वह अब किंग प्रांत में तीसरा सबसे मजबूत व्यक्ति था। यह अजीब नहीं था कि वह हेवंस प्राइड ग्रुप और सुयुमो और जी मेंगजियाओ के बारे में जानता था। आखिरकार हेवंस प्राइड ग्रुप भी किंग प्रांत में एक सेलिब्रिटी कंपनी थी। सुयुमो और जी मेंगजियाओ भी खूबसूरत बॉस होने के लिए प्रसिद्ध थे। क्या आपको लगता है कि वे? यह सही है, वे भी मेरी महिलाएं हैं, हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और कहा। इसके अलावा उनका परिवार भी इस बारे में जानता है और इस मामले का समर्थन करता है। यह बिल्कुल अकल्पनीय है, मास्टर क्यू ने आश्चर्य से कहा। मास्टर क्यू को राजधानी के उन धनी परिवारों के व्यवहार के बारे में थोड़ा बहुत पता था। वे अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देते थे। अब वे वास्तव में अपनी युवा महिला को हुआंग फेंग से शादी करने देने के लिए तैयार थे, और भले ही उन्हें पता हो कि हुआंग फेंग की एक और महिला भी है। मास्टर क्यू के दृष्टिकोण से यह एक अविश्वसनीय बात है। एक और व्यक्ति है। अंकल क्यू, आपने उसके बारे में भी सुना होगा, हुआंग फेंग ने आगे कहा। टैन यिंग, वह किंग प्रांत के मास्टर टैन की भतीजी है। वह भी मेरी महिला है। क्या? इस बार मास्टर क्यू को इतना झटका लगा कि वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसके परिवार को भी पता है कि तुम्हारे पास दूसरी औरतों के मामले भी हैं, मुझे पता है, हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और कहा। मैं नए साल से पहले टैन यिंग के माता पिता से मिलने गया था। वे भी इस मामले पर सहमत थे। मास्टर क्यू अचंभित होकर बैठ गया। वह स्वाभाविक रूप से मास्टर टैन को बेहतर जानता था। वह यह भी जानता था कि मास्टर टैन का भाई मास्टर टैनल से भी ऊंचे दर्जे का व्यक्ति था। मास्टर टैन के बड़े भाई की सिर्फ एक बेटी थी। ऐसी परिस्थितियों में मास्टर टैन के भाई ने वास्तव में हुआंग फेंग और टैन यिंग की बात पर सहमति जताई। इससे मास्टर क्यू को समझ में नहीं आया कि क्या कहें। हालांकि मास्टर क्यू ने पहले हुआंग फेंग के बारे में बहुत सोचा था और महसूस किया था कि वह एक अच्छा प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उसका भविष्य असीम था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उन बॉस का दर्जा उससे कहीं ज्यादा था। उनमें से हर एक को हुआंग फेंग से बहुत उम्मीदें थीं। वे अपने परिवार की लड़की की शादी हुआंग फेंग से करना चाहते थे। हालांकि वे जानते थे कि हुआंग फेंग की एक से ज्यादा लड़कियां हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। उन्हें हुआंग फेंग पर कितना भरोसा था। बेशक हुआंग फेंग ने भी उसके साथ कुछ चालें चली थीं। उसने तान यिंग की बीमारी और सुयुमो और दूसरों के घर में जो कुछ हुआ उसका जिक्र नहीं किया। हालांकि उसने अंतिम परिणाम के बारे में झूठ नहीं बोला। उन लोगों के घर ने वास्तव में उसके और उनके मामलों पर सहमति जताई थी। अंकल क्यू, मैं यह सब अपनी महिला पहचान दिखाने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि वे वास्तव में उस तरह की बुरी महिलाएं नहीं हैं जैसा आप सोचते हैं। उन्होंने किसी उद्देश्य से मेरा पीछा नहीं किया। उनके और मेरे बीच का रिश्ता यह निंगशुआन और मेरे बीच के रिश्ते जैसा है। इसने मुझे यह कहना छोड़ दिया। मैं ऐसा कर भी नहीं सकती, हुआंग फेंग ने फिर कहा। लेकिन क्या तुम उन्हें खुशी दे सकते हो? आखिरकार तुम अकेले हो, लेकिन वे इतने सारे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उनकी देखभाल कर सकते हो? मास्टर क्यू ने पूछा। मैं कर सकता हूँ, हुआंग फेंग ने दृढ़ता से कहा। स्टोरेज बॉक्स के साथ उसके पास असीमित संभावनाएं और यहाँ तक कि अंतहीन जीवन भी होगा। सुयुमो और अन्य लोगों के साथ जाना उसके लिए असंभव नहीं था। मास्टर क्यू को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। बहुत सी बेहतरीन लड़कियों की नजर हुआंग फेंग पर थी। हुआंग फेंग को दूसरी लड़कियों के साथ साझा करना सिर्फ उनकी बेटी के लिए ही समस्या नहीं थी। इसका मतलब था कि हुआंग फेंग में वाकई लोगों को आकर्षित करने की क्षमता थी। हालांकि मास्टर क्यू को अपने दिल में थोड़ा असहज महसूस हुआ जब उसने हुआंग फेंग और उसकी बेटी की बात को यूं ही मान लिया। उसे लगा कि उसे यूं ही इस बात पर सहमत नहीं होना चाहिए। यह उसकी बेटी के प्रति गैर जिम्मेदाराना था। इस समय क्यू निंगशुआन ने दरवाजा खोला और कहा, पिताजी, हुआंग फेंग, खाने का समय हो गया है। रुको, तुम पहले अंदर आओ। मास्टर क्यू ने क्यू निंगशुआन को रोका और उसे अंदर आने दिया। वह यह भी जानना चाहता था कि उसकी बेटी वास्तव में क्या सोचती है। पिताजी, यह क्या है? क्यू निंगशुआन ने अपने पिता से पूछा। उसी समय उसने हुआंग फेंग की ओर देखा।
हुआंग फेंग ने उसे देखा। क्यू निंगशुआन समझ गई कि हुआंग फेंग ने पहले ही अपने पिता के सामने अपने पत्ते खोल दिए हैं। उसने अभी अभी मुझे तुम्हारे और हुआंग फेंग के बारे में बताया है। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि उसके पास और भी औरतें हैं? मास्टर क्यू ने सीधे पूछा। मुझे पता है, क्यू निंगशुआन ने सिर हिलाया और कहा। तो फिर तुम अब भी उसके साथ रहना चाहती हो? मास्टर क्यू ने पूछा। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि अब से यह वही होगा, क्यू निंगशुआन ने कहा। मुझे इसका अफसोस नहीं होगा। मास्टर क्यू ने और भी गहरी भौहें सिकोड़ी। वह अपनी पत्नी की तरह था। वह अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह जानता था कि उसका फैसला बदलना बहुत मुश्किल था। यही बात उसे सिरदर्द दे रही थी। वह वास्तव में इसका विरोध करना चाहता था। हालांकि उसकी बेटी का रवैया बहुत दृढ़ था। उसने उससे पहले वादा किया था। वह उसके मामलों का फैसला खुद कर सकता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह स्थिति। लेकिन उसके पास अभी भी दूसरी औरतें हैं। क्या तुम ऐसे खास परिवार में रहना चाहोगी? मास्टर क्यू ने कहा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे सिर्फ अपनी बेटी के रवैये की परवाह थी। अगर ऐसे लोग भी होते जो हर तरह की बातें कहते, तो भी राजधानी में टैंग परिवार और कुछ दूसरे अमीर परिवार होते। उनकी बारी कैसे आ सकती है? मैं तैयार हूँ, क्यू निंगशुआन ने कहा। वास्तव में मैं पहले ही कुछ दिनों के लिए यहाँ रह चुका हूँ। 2 दिन पहले मैं हुआंग फेंग के घर भी गया था। मुझे निराशा होती है कि बहन और बाकी सभी लोग काफी अच्छे हैं। एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने जैसी कोई बात नहीं है। बहनों की तरह जब हुआंग फेंग व्यस्त था, तो हम भी अकेले नहीं होंगे। तुम वाकई सक्षम हो। इतना बड़ा मामला, तुमने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मास्टर क्यू ने कहा। मुझे डर है कि आप और माँ इस पर आपत्ति करेंगे, क्यू निंगशुआन ने कहा। फिर वह मास्टर क्यू की ओर चली गई और बोली, पिताजी, बस हमसे वादा करो। ठीक है। ऐसा कहते हुए उसने मास्टर क्यू की गर्दन को गले लगा लिया और एक बिगड़ैल बच्चे की तरह व्यवहार किया। तुम पहले से ही इतने बूढ़े हो चुके हो, फिर भी तुम अभी भी इस तरह से व्यवहार करते हो। हालांकि मास्टर क्यू ने यह कहा, फिर भी उनके हाव भाव से पता चलता था कि उन्हें अपनी बेटी का बिगड़ैल बच्चे की तरह व्यवहार करना बहुत पसंद है। हालांकि वह सीधे तौर पर इसके लिए सहमत नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं इसे अस्थायी रूप से सहमत कर सकता हूँ। तुम लोग अभी ऐसे ही रह सकते हो। वैसे भी तुम अभी भी जवान हो। तुम्हें शादी करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह के जीवन के अनुकूल नहीं हो सकते, तो तुम कभी भी पीछे हट सकते हो। उस समय हुआंग फेंग, तुम्हें मुझे रोकने का अधिकार नहीं है, समझे? मुझे पता है, हुआंग फेंग ने कहा। वह निश्चित रूप से इस पर सहमत होगा। हालांकि मास्टर क्यू सीधे तौर पर इससे सहमत नहीं थे, लेकिन इसने पहले ही एक बड़ी रियायत दे दी थी। उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। इसके अलावा उसे विश्वास नहीं था कि क्यू निंगशुआंग अपनी बात से पीछे हट जाएगी। मुझे पता है, हुआंग फेंग ने कहा। वह निश्चित रूप से इस पर सहमत होगा। हालांकि मास्टर क्यू सीधे तौर पर इससे सहमत नहीं थे, लेकिन इसने पहले ही एक बड़ी रियायत दे दी थी। उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। इसके अलावा उसे विश्वास नहीं था कि क्यू निंगशुआंग अपनी बात से पीछे हट जाएगी। क्यू निंगशुआंग को भी विश्वास था कि वह अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी। इसलिए अपने पिता की बातें सुनकर उसने खुशी से कहा, धन्यवाद पिताजी। हालांकि उसके पिता ने उन्हें इस तरह डेट करने के लिए केवल अस्थायी रूप से सहमति दी थी। क्यू निंगशुआंग को लगा कि इसमें और सीधे सहमत होने के बीच कोई अंतर नहीं है। जब तक उसे इसका पछतावा नहीं होता, उसके पिता इसका विरोध नहीं करेंगे।
1677 शाही राजधानी में नए साल की पूर्व संध्या। ये कुछ परिवार भी आसान नहीं होंगे। कम से कम उसके पास मास्टर क्यू की कुछ छाप थी। झांग जियू और जू जियू के घर में उसे डर था कि वे उसके अस्तित्व के बारे में भी नहीं जानते, उसकी छाप तो दूर की बात है। दूसरी ओर निंग वुशुआंग और लू शुआन दूसरे समय और स्थान से आए थे और उन्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लू शुआन के परिवार को भी उसके मामलों के बारे में पता था। यह कहा जा सकता है कि इन दोनों को उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि इन कुछ दिनों में यह स्पष्ट था कि हुआंग फेंग ली बिंगयुन के घर जाकर इस मामले को स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता था, क्योंकि वह कल राजधानी जा रहा था और इसमें कुछ और दिन लग सकते थे। उस समय तक नया साल पहले ही बीत चुका होगा, इसलिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह केवल भविष्य में किसी मौके का इंतजार कर सकता था। जब हुआंग फेंग विला में वापस आया तो बाकी लड़कियों ने अभी तक आराम नहीं किया था। हुआंग फेंग को वापस आते देख सु युमो ने पूछा, कैसा है? क्या निंग शुआंग का परिवार सहमत है? यह देखकर कि क्यों निंग शुआंग उसके पीछे नहीं आया, हर कोई अभी भी थोड़ा चिंतित था। इसे आधा अधूरा माना जाता है। हुआंग फेंग सोफे पर बैठ गया और उन्हें बताया कि क्यों निंग शुआंग के घर पर क्या हुआ था। फिलहाल ऐसा लगता है कि मास्टर क्यू और उनकी पत्नी ने इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। यह केवल निंग शुआंग के रवैये के कारण था कि उन्होंने रियायतें दी। इस कदम तक पहुंच पाना पहले से ही बहुत अच्छा है, तांग मुक्सू ने कहा। आखिरकार निंग शुआंग का परिवार हमारे परिवार से अलग है। उसके माता पिता को वास्तव में उसके लिए दुख होता है, इसलिए उनके लिए ऐसी प्रतिक्रिया होना कोई अजीब बात नहीं है। इस कदम तक पहुंच पाना पहले से ही बहुत अच्छा है, तांग मुक्सू ने कहा। आखिरकार निंग शुआंग का परिवार हमारे परिवार से अलग है। उसके माता पिता को वास्तव में उसके लिए दुख होता है, इसलिए उनके लिए ऐसी प्रतिक्रिया होना कोई अजीब बात नहीं है। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं भी इस परिणाम से काफी संतुष्ट हूँ। जब तक मैं भविष्य में निंग शुआंग के बारे में अपना विचार नहीं बदलता, यह मामला वास्तव में बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मुझे यह भी विश्वास है कि मास्टर क्यू इसका पता लगाने में सक्षम होंगे। इस बिंदु तक बोलते हुए हुआंग फेंग ने झांग जियू और अन्य 2 लड़कियों को देखा और कहा, लेकिन मैं अभी तक आपके परिवारों के पास नहीं गया हूँ। मुझे लगता है कि उस परीक्षा को पास करना आसान नहीं होगा। ली बिंगयुन के घर की तो बात ही छोड़िए, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा उसका एक भाई भी था जो उससे बहुत प्यार करता था। उसकी अनुमति लेना आसान नहीं होगा। जहां तक झांग जियू और जू जियू की पारिवारिक स्थिति का सवाल है, हुआंग फेंग ने पहले इसे विस्तार से नहीं समझा था। इसलिए उन्होंने कहा, तुम दोनों के परिवारों की स्थिति क्या है? मुझे बताओ और मैं मानसिक रूप से तैयार हो जाऊंगा। झांग जियू और जू जियू ने एक दूसरे को देखा और जू जियू सबसे पहले बोली, मेरे परिवार को सुलझाना आसान होना चाहिए। मेरे माता पिता ने मुझे उस समय कला सीखने के लिए कहा था। वे चाहते थे कि मैं मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करूं और बहुत पैसा कमाऊं। अगर नहीं तो मुझे शादी करने के लिए एक अमीर आदमी ढूंढना होगा। इस अमीर आदमी की उम्र कितनी थी, उसकी पत्नी थी या बच्चा, उन्हें इसकी परवाह नहीं है। जब झू शियायू ने यह कहा तो उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। जाहिर है वह पहले से ही अपने माता पिता के प्रति उनके स्वभाव को समझ चुकी थी और उनके रवैये के कारण दुखी नहीं होगी। यह अन्य लोग थे जो पहली बार झू शियायू की पारिवारिक स्थिति के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित थे। वास्तव में आपको इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मेरे परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व देते हैं। मेरा एक छोटा भाई है, इसलिए मेरे माता पिता को उम्मीद है कि मैं अपने परिवार के लिए अधिक पैसा कमा सकता हूँ। अपने छोटे भाई की मदद करना, इस तरह की स्थिति हमारे परिवार में बहुत आम है। जहाँ तक मैंने पैसे कैसे कमाए, उन्हें वास्तव में परवाह नहीं है, झू जियायू ने आगे कहा। सभी ने झू शियायू को आश्चर्य से देखा। आमतौर पर झू शियायू बहुत आशावादी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी होगी। यह उसके लिए वाकई मुश्किल था। 1677 शाही राजधानी में नए साल की पूर्व संध्या। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? झू शियायू ने देखा कि हर कोई उसे देख रहा है और उसने संदेह से पूछा, बहन शियायू, मैंने नहीं सोचा था कि आपके परिवार में ऐसी स्थिति होगी। मैंने पहले ऐसा बिल्कुल नहीं देखा था, जी मेंगजियाओ ने कहा। दरअसल झू शियायू हमेशा से बहुत आशावादी रही है। सभी को लगता था कि उसके परिवार का माहौल खराब नहीं है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे परिवार से आएगी। वास्तव में यह बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह की परिस्थितियां बहुत आम हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मेरे माता पिता मुझे विश्वविद्यालय में पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे दे सकते हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। हमारे यहाँ अभी भी बहुत सी लड़कियां हैं जो काम करने के लिए सुबह जल्दी निकल आती हैं, झू शियायू ने कहा। झू शियायू के शब्दों ने हुआंग फेंग को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था।
गो मेंघन की पारिवारिक स्थिति जू शियायू के समान ही थी। उसका एक छोटा भाई भी था। परिवार भी स्पष्ट रूप से उसके छोटे भाई को अधिक प्यार करता था, लेकिन उसकी किस्मत जू शियायू से थोड़ी खराब थी। उसे कॉलेज जाने का मौका भी नहीं मिला था, इसलिए वह काम करने के लिए बाहर चली गई। उन्होंने कुछ समय से एक दूसरे को नहीं देखा था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि वह कैसी है। अब कौन सा युग है? एक पुरुष को एक महिला के ऊपर तरजीह देने के विचार कैसे हो सकते हैं? टैंग यिंग ने गुस्से से कहा। वास्तव में इस तरह की स्थिति हमेशा से होती रही है। चलो शियायू की छोटी बहन के बारे में बात नहीं करते। राजधानी में भी हमारे बड़े परिवारों में लड़कियों की स्थिति अभी भी लड़कों की तुलना में बहुत कम है। भले ही वे सभी शादी के लिए उपकरण हो, हमें चुनने का अधिकार है। वे लड़कों की तुलना में भी बदतर हैं। सुयुमो ने कहा। यह सही है, तांग मक्सू ने यह भी कहा। बहन टैन यिंग की स्थिति थोड़ी विशेष है। उसके लिए इस मामले के बारे में न जानना सामान्य बात है। अगर ऐसा है तो बहन जियायू के परिवार को भी बसाना काफी आसान है। जब तक यह एक समस्या है जिसे पैसे से हल किया जा सकता है, यह हुआंग फेंगबाई शियाओरो के लिए कोई समस्या नहीं है। हाँ, जू शियायू ने सिर हिलाया। दरअसल जब तक मैं हर महीने घर पैसे भेजता रहूंगा, मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे परिवार को इस बात से कोई फिक्र नहीं पड़ेगा कि बाहर क्या स्थिति है, जब तक व्यक्ति ठीक है। जू शियायू की यह बात सुनकर हुआंग फेंग का दिल भी उसी समय उसके लिए दुखने लगा। उसने भी अपने दिल में राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि जू शियायू की तरफ से ससुर और सास के साथ इस तरह से पेश आना अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह क्यू निंग शुआंग के माता पिता से निपटने से कहीं ज्यादा आसान था। हुआंग फेंग ने फिर से झांग जियू को देखा और झांग जियू ने कहा, मेरे परिवार की स्थिति बहन जियू के परिवार से थोड़ी बेहतर है। मेरा एक भाई है। हालांकि मेरे माता पिता महिलाओं की तुलना में पुरुषों के पक्ष में कोई विचार नहीं रखते हैं। वे मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे परिवार का माहौल भी बहुत अच्छा है। मुझे डर है कि हमें अपने माता पिता को मनाना होगा। यह जियू की बहन के परिवार को मनाने से थोड़ा कठिन है। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया। झांग जियू का परिवार दूसरे आम परिवारों जैसा ही होना चाहिए। उसके माता पिता उससे प्यार करते थे और उसका भाई उसकी परवाह करता था। वे भी चाहते होंगे कि झांग जियू को एक अच्छा पति मिले। इस तरह के परिवार को बसाना आसान नहीं था। हालांकि हुआंग फेंग को इसकी परवाह नहीं थी। उसे नहीं लगता था कि दूसरे परिवार इसे आसानी से सुलझा सकते हैं। अगर कोई समस्या थी तो वह उन्हें एक एक करके हल कर सकता था। उसे विश्वास था कि वह अंत में इसे हल कर सकता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे एक एक करके चले गए। अगले दिन हुआंग फेंग सुयुमो, जी मेंगजियाओ, तांग मुक्सू और तान यिंग के साथ राजधानी लौट आया। बाकी लड़कियों के लिए वे विला में ही रहीं और उनके साथ नहीं गईं। राजधानी में बहुत से लोग थे जिनसे हुआंग फेंग मिलना चाहता था। सुयुमो और अन्य बालिका गृहों के अलावा वह कुछ बालिका गृहों में भी जाना चाहता था। बेशक यह व्यवहार ऐसा नहीं था जो आम लोगों को मिल सकता था। अगर दूसरे लोग भी उनसे मिलना चाहते थे तो उनके पास योग्यता नहीं थी। राजधानी में पहुंचते ही हुआंग फेंग व्यस्त हो गया। दोपहर के समय वह सबसे पहले सुयुमो के घर गया और उनसे मुलाकात की। उसके बाद उसने वहीं खाना खाया। सु परिवार के कई लोग वहां थे। इस समय वे अभी भी राजधानी में थे और अभी तक काम पर नहीं गए थे। जब उन्होंने हुआंग फेंग को देखा तो वे और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। आखिरकार इस समय हुआंग फेंग की फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में थी और वसंत महोत्सव के दौरान हुआंग फेंग के बैनर तले स्पेसटाइम एंटरटेनमेंट द्वारा निवेश की गई कुछ फिल्मों का मुनाफा लगभग 6 बिलियन था। इसके अलावा फिल्म अभी तक प्रदर्शित नहीं हुई थी और यह संख्या बढ़ती रहेगी। इसका 10 बिलियन से अधिक होना असंभव नहीं था। हालांकि राजधानी के कुलीन परिवार अपनी हैसियत को ज्यादा महत्व देते थे, लेकिन हैसियत के साथ पैसा कमाना बहुत मुश्किल नहीं था। इन अमीर परिवारों के पास पैसे की कमी भी नहीं थी, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता था कि वे किसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। चाहे उनके परिवार की संपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इतने कम समय में इतना पैसा कमाना असंभव था। यह 6 अरब युआन से ज्यादा था, निश्चित रूप से कोई छोटी रकम नहीं। यहाँ तक कि सु परिवार जैसा परिवार भी इस आंकड़े को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेगा। स्पेसटाइम एंटरटेनमेंट हुआंग फेंग की सिर्फ एक संपत्ति थी। हुआंग फेंग की दूसरी संपत्तियां भी अच्छी तरह विकसित थीं। इसलिए कोई नहीं जानता था कि हुआंग फेंग के पास अभी कितना पैसा है, क्योंकि उसकी संपत्ति हर मिनट और हर सेकंड बदल रही थी। जिस गति से उसने पैसा कमाया वह बहुत तेज थी। हुआंग फेंग और बॉस के बीच संबंधों के अलावा सुपरिवार के लोगों ने हुआंग फेंग के अस्तित्व को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। हुआंग फेंग के पास अन्य महिलाएं होने के कारण हुआंग फेंग के माध्यम से सुपरिवार, जी परिवार, तान परिवार और तान परिवार के बीच संबंध बहुत करीब हो गए थे। एक कड़ी के रूप में हुआंग फेंग की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब हुआंग फेंग उनके दरवाजे पर आया तो सुपरिवार के लोगों ने उसे बहुत महत्व दिया। उन्होंने उसका उच्च मानक स्वागत किया था जो सुपरिवार के बुजुर्गों को दिया जाता था।
इस समय उनमें से किसी ने भी हुआंग फेंग के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। खाने की मेज पर माहौल बहुत अच्छा था। हुआंग फेंग और सु युमो के लिए, अन्य युवा लोगों के लिए वे केवल बुजुर्गों की मेज पर बैठे थे। जाहिर है वे उस मेज पर बैठने के योग्य नहीं थे। खाने के बाद हुआंग फेंग ने थोड़ी देर आराम किया। फिर वह जी मेंगजियाओ के घर गया। इस समय जी मेंगजियाओ पहले ही घर लौट चुकी थी। जी परिवार के लोग हुआंग फेंग का इंतजार कर रहे थे। सु परिवार के लोगों की तुलना में जी परिवार के लोगों का हुआंग फेंग के प्रति बेहतर रवैया था। खासकर जी मेंगजियार के दूसरे चाचा हुआंग फेंग ने उन्हें सुपर सीड दिया था। विकास की इस अवधि के बाद वे सभी 20 बड़े हो गए थे। प्रभाव भी अधिक से अधिक स्पष्ट हो रहे थे। स्थानीय वातावरण बहुत बेहतर हो गया था। इस वजह से जी मेंगजियाओ के दूसरे चाचा की भी बॉस ने प्रशंसा की। ऐसी राजनीतिक उपलब्धि के साथ ऐसा लग रहा था कि पदोन्नति दूर नहीं है। इस वजह से जी मेंगजियाओ के दूसरे चाचा हुआंग फेंग के प्रति बहुत विनम्र थे। वह शपथ लेने वाले भाई बनने और उसे भाई कहने से बस एक कदम दूर थे। हुआंग फेंग को स्वाभाविक रूप से जी परिवार में उपेक्षित नहीं किया जाएगा। जी मेंगजियाओ के पिता ने भी हुआंग फेंग को कोई सम्मान नहीं दिखाया। आखिरकार हुआंग फेंग ने उन्हें पहले ही मना लिया था। इसके अलावा हुआंग फेंग और जी मेंगजियाओ के मामले ने वास्तव में जी परिवार को बहुत लाभ पहुंचाया था। यह कहा जा सकता है कि इस शादी में जी परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ। जहां तक इस तथ्य का सवाल है कि हुआंग फेंग की एक से अधिक महिलाएं थीं, जी परिवार को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। वैसे भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने ही उस महिला की शादी हुआंग फेंग से करवाई थी। वास्तव में यह सिर्फ उनका परिवार नहीं था। आधे दिन तक जी परिवार में रहने के बाद हुआंग फेंग एक बार फिर बिना रुके तांग परिवार की ओर दौड़ा। तांग मुक्सु की वजह से तांग परिवार के लोग भी जानते थे कि हुआंग फेंग रात को वापस आएगा। इसलिए वे हुआंग फेंग के खाने का इंतजार कर रहे थे। जब शादी की बात आई तो तांग मुक्सु के पिता सु युमो और जी मेंगजियाओ के पिता से भी ज्यादा उत्साही थे। जब उन्होंने हुआंग फेंग को देखा तो वे भी मुस्कुराहट से भर गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने बेटे का इलाज कर रहे हों। उसे अलग करने का कोई इरादा नहीं था। इससे हुआंग फेंग और तांग मुक्सु काफी खुश हुए। खाने की मेज पर हुआंग फेंग ने तांग मुक्सु के पिता के साथ खूब शराब भी पी। भोजन के बाद तांग मुक्सु के पिता ने भी हुआंग फेंग को घर पर रहने के लिए गर्मजोशी से आमंत्रित किया। होटल जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हुआंग फेंग ने मना नहीं किया। चाचा वास्तव में उत्साही हैं। अतिथि कक्ष में तांग मुक्सुए ने हुआंग फेंग को इसे लगाने में मदद करने के लिए एक गर्म तौलिया का इस्तेमाल किया। आखिरकार यह रात में बहुत बेहतर था, इसलिए हुआंग फेंग को थोड़ा चक्कर आया। वह खुश है। तांग मुक्सु ने हुआंग फेंग को पोंछने में मदद की और कहा, आप नहीं जानते, लेकिन नए साल के बाद मेरे पिताजी की स्थिति बदल सकती है। उन्हें आधे ग्रेड से पदोन्नत किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह एल्डरली थे जिन्होंने उनके लिए आवाज उठाई थी। मेरे पिताजी लंबे समय से इस पद पर थे। अब वे आखिरकार आगे बढ़ सकते हैं। बेशक वे बहुत खुश हैं, यह भी बुरा नहीं है। हुआंग फेंग बिस्तर पर लेट गया और बोला, जब मैंने तुम्हारे परिवार को मनाया था तो मैंने छद्म विवाह का बहाना बनाया था। अगर इससे तुम्हारे परिवारों को वाकई मदद मिल सकती है तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। हुआंग फेंग को कोई आपत्ति नहीं थी। सु युमो के परिवार ने उनके रिश्ते को विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया। आखिरकार हुआंग फेंग भी जानता था कि बॉस मूर्ख नहीं है। वे उसे सम्मान देंगे, लेकिन वे उसे सम्मान देने के लिए ऐसा नहीं करेंगे। वे ऐसा कुछ करेंगे जिससे देश को नुकसान पहुंचे। इसलिए हुआंग फेंग को कुछ भी बुरा होने की चिंता नहीं करनी पड़ी। हुआंग फेंग सु युमो और दूसरी लड़कियों के परिवारों को बेहतर तरीके से विकसित होते देखकर काफी खुश था। कम से कम इस तरह वे सु युमो और लड़कियों को अब और परेशान नहीं करेंगे। यह सबसे अच्छा था अगर हर कोई अच्छा था। अगर आप इस तरह से सोचें तो यह सबसे अच्छा होगा, तांग मुक्सु ने कहा। वास्तव में यह हम और आप में से कुछ लोगों के बारे में था। मेरा मानना है कि जब उनमें से कुछ लोग इस बारे में सोच लेंगे तो वे इसका विरोध नहीं करेंगे। यह एक साधारण विवाह से बेहतर तरीका है। तांग मुक्सु अपने बेटे जैसे परिवार से आई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसके बारे में थोड़ा जानती थी। इसलिए वह एक प्रच्छन्न विवाह गठबंधन के मामले को समझ सकती थी। कुछ परिवारों के लिए यह एक अच्छी बात थी, और यह तो कहना ही क्या। हुआंग फेंग बहुत शक्तिशाली था और उसमें बहुत क्षमता थी। यह मामला उनके लिए फायदेमंद और हानिरहित था। वह इसे समझ सकता था। वह परिवारों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर विश्वास करता था। वह इसका पता भी लगा सकता था। इसलिए तांग मुक्सु को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके परिवार के लोग उसके और हुआंग फेंग के मामलों से पीछे हट जाएंगे। हुआंग फेंग भविष्य में और बेहतर होता जाएगा। भविष्य में उसके परिवार को हुआंग फेंग पर और अधिक निर्भर रहने की आवश्यकता होगी और हुआंग फेंग पर उसकी निर्भरता भी और अधिक बढ़ती जाएगी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह हुआंग फेंग को छोड़ दे जब तक कि उन लोगों के दिमाग में कोई गड़बड़ न हो। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से इसके पीछे का कारण समझ गया। हालांकि उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि ये परिवार उसका इस्तेमाल कर रहे थे। क्या वह भी अपने बेटे का इस्तेमाल करके उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा था? वे भी उसके प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा होंगे।
उसके लिए वे भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। 1678 टैंग जी 6 हुआंग फेंग के ज्यादातर कारोबार देश में थे, इसलिए उसे देश में अपनी शक्ति रखनी थी। यह ऐसा काम नहीं था जो पैसे से किया जा सकता था। उसे बहुत सारे अमीर और शक्तिशाली लोगों से दोस्ती भी करनी थी। सुयुमो का परिवार सही लक्ष्य था, उन्हें भी उसकी जरूरत थी, इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह दोनों पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी बात थी। दरअसल तांग मुक्सू ने हुआंग फेंग को यह सब इसलिए बताया क्योंकि उसे डर था कि हुआंग फेंग अपने दिल में दुखी महसूस करेगा। आखिरकार वह पहले से ही अपने परिवार में हुआंग फेंग का इस्तेमाल करने का इरादा रखती थी। आखिरकार हुआंग फेंग अब एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वह दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने से खुश थी। यह कहना मुश्किल था। सौभाग्य से हुआंग फेंग को इस मामले के बारे में स्पष्ट जानकारी थी। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया जब वह एक बड़े परिवार के संपर्क में था। इसके विपरीत हुआंग फेंग बहुत अधिक आराम महसूस करता था। हर कोई लाभ के बारे में बात कर रहा था। वे उस पर एहसान नहीं करते थे और उसे भी उन पर एहसान करने की जरूरत नहीं थी। अगर ऐसा होता तो इसे संभालना आसान होता। अगर मास्टर क्यू के परिवार के साथ जो हुआ वैसा ही हुआ होता तो हुआंग फेंग मुश्किल स्थिति में होता। आखिरकार मास्टर क्यू ने एक से ज्यादा बार उसकी मदद की थी। यह सच था कि वह उसका एहसानमंद था। इसके अलावा मास्टर क्यू अपनी बेटी की खुशी को और भी ज्यादा महत्व देता था। यह इस बारे में नहीं था कि हुआंग फेंग उसके करियर में फायदा पहुंचा सकता है या नहीं। ऐसी स्थिति में यही वह चीज थी जिससे निपटना लिंग फेंग को थोड़ा मुश्किल लगा। ओह ठीक है, आपके उस भाई का नाम तांग जी है, क्या बात है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह यहाँ बहुत लोकप्रिय नहीं है? हुआंग फेंग ने तांग मुक्सुए से पूछा। मुझे उसके बारे में बताओ। तांग मुक्सु थोड़ा हैरान हुआ और बोला, वह वास्तव में यहाँ बहुत लोकप्रिय नहीं है। वह मेरे चाचा की बाहरी महिला का बच्चा है। बाद में उस महिला की मृत्यु हो गई और यह बच्चा अपने परिवार में वापस आ गया। उसे चाचा वापस ले आए, लेकिन चाची निश्चित रूप से उसे पसंद नहीं करती थीं। दूसरों के मन में भी उसके प्रति कुछ पूर्वाग्रह हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वह काफी अच्छा है। वह सक्षम होने के लिए तैयार है और उसकी क्षमता अपने साथियों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। हालांकि अपनी पृष्ठभूमि के कारण वह पारिवारिक व्यवसाय में चला गया। उसने एक मध्यम श्रेणी के अधिकारी से शुरुआत की। इतने सालों के बाद कभी कोई बड़ा विकास नहीं हुआ। कितना अफसोस है। जहां तक दूसरे लोगों की बात है, एक बार कंपनी में प्रवेश करने के बाद वे शीर्ष प्रबंधन बन जाते हैं। यह वास्तव में अनुचित है। तांग परिवार का भी अपना खुद का व्यवसाय था जब तक कि वे जूनियर थे और राजनीति में काम नहीं करते थे। उन्हें पारिवारिक व्यवसाय में काम करने के लिए व्यवस्थित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण और निरीक्षण दोनों का एक रूप है। मजबूत योग्यता वाले लोगों को स्वाभाविक रूप से पदोन्नत किया जा सकता है। जब वे भविष्य में स्वतंत्र हो गए तो वे परिवार से बहुत सारे संसाधन भी प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि तांग जी स्पष्ट रूप से एक अपवाद था। उसकी पृष्ठभूमि के कारण बहुत से लोग उसे पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि उसके अपने पिता भी। यहाँ तक कि तांग मुक्सु के चाचा भी उसे अनदेखा करना पसंद करते थे। उसे वास्तव में परवाह नहीं थी। उसे वापस लाने का कारण केवल यही था कि वह नहीं चाहता था कि तांग परिवार के शिष्य बाहर मुश्किल में पड़े। अगर ऐसा होता तो तांग परिवार का दूसरों द्वारा उपहास किया जाता। इसलिए वह वास्तव में तांग मिंग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहता था। इस वजह से हालांकि तांग जी के पास ताकत और क्षमता थी, फिर भी इतने सालों तक वह हमेशा कंपनी के बीच में रहा। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि दूसरे लोगों को भी लगता था कि उसके पास क्षमता है और कंपनी को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए उसकी जरूरत है। अन्यथा उसका पद कम हो सकता था, उसी पीढ़ी के उन लोगों के लिए जिनके पास ज्यादा क्षमता नहीं थी। इसके विपरीत उनमें से हर एक का पद ऊंचा था। तांग मुक्सु को लगा कि यह उसके लिए उचित नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ भी बदलने की क्षमता भी नहीं थी। पहले तांग मुक्सु का खुद भी तांग परिवार में ज्यादा बोलबाला नहीं था। उसकी कोई हैसियत भी नहीं थी। उसके और हुआंग फेंग के बीच के रिश्ते की पुष्टि के बाद तांग परिवार को तांग मुक्सु पर ध्यान देने के लिए हुआंग फेंग की शक्ति उधार लेने की जरूरत थी। इसलिए तांग मुक्सु और तांग जी के पास परिवार में बहुत उच्च स्थान नहीं था। बेशक तांग परिवार में लड़कियों की स्थिति कभी बहुत ऊंची नहीं रही। उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती और वे अच्छे शिष्टाचार भी सीखती। ऐसा नहीं था कि तांग परिवार लड़कियों की शिक्षा को महत्व देता था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि वे भविष्य में ऐसा कर पाएंगी। वे एक अच्छा पति पा सकेंगी, विवाह पूरा कर सकेंगी और तांग परिवार की ताकत बढ़ाने में मदद कर सकेंगी। जहाँ तक पुरुषों की बात है, तांग जी को छोड़कर उनका दर्जा आमतौर पर ऊंचा था। हुआंग फेंग ने तांग मुक्सु की बातें सुनी और सिर हिलाया। तांग जी के चरित्र के बारे में आप क्या सोचते हैं? तुम उसका इस्तेमाल करना चाहते हो? तांग मुक्सुए ने हुआंग फेंग के शब्द सुने और समझ गया कि उसका क्या मतलब था। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया। तांग मुक्सु को पता था कि चूंकि हुआंग फेंग ने यह पूछा था, इसलिए वह निश्चित रूप से हुआंग फेंग को एक महत्वपूर्ण पद पर रखना चाहता था। इसलिए उसकी राय अधिक महत्वपूर्ण थी। वह हुआंग फेंग को कोई गलत जानकारी नहीं दे सकती थी।
इसलिए तांग मुक्सू ने कुछ देर सोचा और कहा, मेरा उससे ज्यादा संपर्क नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि वह सतह पर ज्यादा सहज लगता है। ऐसा लगता था कि उसे अपने आसपास के लोगों की राय की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। हालांकि मुझे लगता है कि उसका दिल निश्चित रूप से इतना सरल नहीं है। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, लेकिन उसे अभी भी अपने लिए उपयुक्त मंच नहीं मिला है। वह तांग परिवार का सदस्य है। भले ही वह तांग परिवार का व्यवसाय छोड़ना चाहे, लेकिन आम कंपनियां उसे किसी महत्वपूर्ण पद पर रखने की हिम्मत नहीं करेंगी। इसलिए वह हमेशा एक अवसर चुकता रहा है। जहां तक आपके चरित्र की बात है, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा होना चाहिए। उसने पहले भी कई बार मेरी मदद की है और मैंने भी एक बार उससे बात की है। हालांकि हमारी कोई गहरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि यह ठीक था। बेशक अगर आप उसे एक महत्वपूर्ण पद पर रखना चाहते हैं तो आपको उसका निरीक्षण करना चाहिए, तांग मुक्सू ने कहा। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया। महत्वाकांक्षा डरावनी नहीं है जब तक उसके पास क्षमता है। उसकी क्षमता उसकी महत्वाकांक्षा से मेल खाने के लिए पर्याप्त है। मेरे लिए भाग्य और वफादारी सबसे महत्वपूर्ण हैं। हालांकि मैं दासों के बदले में कुछ कर सकता हूं। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक अधिकारी निश्चित रूप से दासों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर अज्ञात मूल के बहुत सारे लोग हैं तो वे दूसरों के संदेह को जगाएंगे। यही कारण था कि हुआंग फेंग की कंपनी के प्रभारी अधिकांश लोग वास्तविक दुनिया के लोग थे। हालांकि यदि आप दासों के लिए विनिमय करना चुनते हैं तो आप उनके लिए विनिमय कर सकते हैं। जो वफादार और सक्षम थे वे सामने आए। हालांकि जैसे जैसे उसका व्यवसाय विकसित होता रहेगा, उसके व्यवसाय को निश्चित रूप से अधिक लोगों द्वारा महत्व दिया जाएगा। इस तरह उसके व्यवसाय के ऊपरी स्तरों में अज्ञात मूल के बहुत से लोग होंगे। यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। भले ही वह दासों के लिए विनिमय करना चाहता हो, वह उन्हें केवल मध्य पदों पर रख सकता था और उनका प्रबंधन कर सकता था। हालांकि यह ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। यही कारण था कि हुआंग फेंग ने वास्तविक दुनिया से प्रतिभाओं को आकर्षित करने की पूरी कोशिश की। आज जब हुआंग फेंग ने किसी को यह जानना चाहिए कि हुआंग फेंग ने बहुत समय और स्थान का अनुभव किया था। वह कई लोगों से मिला था। सभी प्रकार के लोग भी थे। किस तरह के लोगों को उसने पहले नहीं देखा था, इसलिए उसके पास चीजों को देखने की अच्छी नजर थी। केवल एक चीज जिसने हुआंग फेंग को झिझकने पर मजबूर किया वह थी, वह तांग मिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वह नहीं जानता था कि तांग मिंग किस तरह का व्यक्ति है। स्वाभाविक रूप से उसने तांग मिंग का लापरवाही से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसके पास बहुत सारे व्यवसाय थे। ऐसी कई चीजें थीं जिनकी वह परवाह नहीं कर सकता था। एक बार जब उसने किसी को जिम्मेदारी सौंप दी, इस व्यक्ति के पास बहुत शक्ति होगी और वह इसके बारे में नहीं पूछेगा। इसलिए यदि इस व्यक्ति के चरित्र में कोई समस्या थी तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। हालांकि तांग मुक्सू के अर्थ को देखते हुए, हालांकि तांग मिंग के बारे में उसकी धारणा खराब नहीं थी, लेकिन वह उसके चरित्र के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। इससे हुआंग फेंग थोड़ा हिचकिचाया। इस समय अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। तांग मुक्सू कुछ संदेह के साथ आगे बढ़ी। जब उसने दरवाजा खोला तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह और हुआंग फेंग जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे वह तांग जी था। तांग जी, तुम यहाँ क्यों हो? तांग मुक्सू ने कुछ संदेह के साथ पूछा। हालांकि हुआंग फेंग अभी उसके साथ तांग जी के बारे में बात कर रहा था। वास्तव में हुआंग फेंग और तांग जी का पहले कभी कोई संपर्क नहीं था। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था। वे एक दूसरे से परिचित नहीं थे। इस समय तांग जी के लिए हुआंग फेंग की तलाश करने की पहल करना थोड़ा अजीब था। म्यूजू, क्या मिस्टर हुआंग सो गए हैं? तांग जी ने चेहरे पर शांत मुस्कान के साथ पूछा। तांग मुक्सू उसे सीधे अस्वीकार करना चाहती थी, लेकिन जब उसने सोचा कि हुआंग फेंग तांग जी के बारे में क्या सोचता है तो उसने कहा, अभी नहीं। तुम उससे क्या चाहती हो? हाँ, क्या मैं अंदर जाकर बात कर सकती हूँ? तांग जी ने कहा। अंदर आओ, तांग मुक्सुए ने कहा। तांग मुक्सू ने तांग जी को कमरे में आने दिया और दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि तांग मुक्सू को यह भी पता था कि तांग जी के अंदर आने का दृश्य किसी ने नहीं देखा। हालांकि कल तक निश्चित रूप से बहुत से लोग होंगे जो जान जाएंगे कि तांग जी हुआंग फेंग की तलाश कर रही थी। तांग परिवार जैसे परिवार में ऐसी बात, संभवतः तांग जी ने खुद इस बात को समझा। तांग जी, तुम यहाँ क्यों हो? हुआंग फेंग भी हैरान रह गया जब उसने तांग जी को देखा। नमस्ते मिस्टर हुआंग, इतनी रात को आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। तांग जी हुआंग फेंग के प्रति बहुत विनम्र थे। चाहे उनकी आवाज का लहजा हो या उनके काम, उन्होंने हुआंग फेंग के प्रति अपना सम्मान दिखाया। ठीक है, मैं भी नहीं सोया। तुम क्या चाहते हो? हुआंग फेंग ने कहा। वह तांग जी के बारे में और जानना चाहता था। मिस्टर हुआंग, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तांग जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसके चेहरे पर अभी भी एक शांत मुस्कान बनी हुई थी। जाहिर है उसने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। मेरे साथ करो। हुआंग फेंग थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या तुमने तांग परिवार में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया? तांग परिवार भी राजधानी के शीर्ष परिवारों में से एक था। वे तांग परिवार के व्यवसाय में काम करते थे। तुम भी तांग परिवार के शिष्य हो, क्या तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं है?
सच बताऊं मिस्टर हुआंग, तांग परिवार में मेरा कोई भविष्य नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अक्षम हूं, लेकिन मुझे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। मुझे यह भी लगता है कि मैं और भी बहुत कुछ करने में सक्षम हूं, लेकिन तांग परिवार में मुझे ऐसा कोई अवसर नहीं मिला। इसका संबंध मेरी पृष्ठभूमि से है। म्यूजू वास्तव में जानता था कि मेरी माँ ही वह महिला थी जिसे मेरे पिता बाहर ढूंढ रहे थे। शायद वह उस समय बस खेल रही थी। वैसे भी मेरे जन्म के बाद वह मेरी माँ से फिर कभी मिलने नहीं आया। वह केवल तब दिखा जब मेरी माँ मर गई, और फिर वह मुझे मेरी पहचान के कारण तांग परिवार में वापस ले आया। तांग परिवार में मेरी स्थिति उच्च नहीं है और इसने तांग परिवार में मेरे विकास को सीमित कर दिया है। तांग जी ने बिना कुछ छिपाए कहा। जाहिर है वह भी इसके बारे में जानता था। इस समय अगर वह हुआंग फेंग से कुछ भी छिपाता है तो यह उसके लिए ही हानिकारक होगा। 1679 में तुम्हें एक मौका दूंगा। 4 हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर आपको क्यों लगता है कि मैं आपको मौका दूंगा? किसी को पता होना चाहिए कि मैं तांग परिवार का आधा सदस्य हूँ। यह तांग परिवार को धोखा देने के बराबर है। अगर मैं सत्ता संभालता हूँ, तांग परिवार के लोगों को मुझसे परेशानी होगी। मुझे मिस्टर हुआंग की स्थिति का मोटा मोटा अंदाजा है। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो प्रतिभा की परवाह नहीं करते। तुम अपनी पृष्ठभूमि और पृष्ठभूमि की ज्यादा परवाह नहीं करते। इसके अलावा जब तक तुम्हारे पास क्षमता है तुम निश्चित रूप से विकसित होगे। इसलिए मैं मिस्टर हुआंग की शरण लेना चाहता हूँ। जहाँ तक तांग परिवार की तुम्हारे बारे में राय का सवाल है, मुझे लगता है कि मिस्टर हुआंग को भी यह समझना चाहिए कि तांग परिवार को तुमसे कुछ मदद मिली है। वे मेरे जैसे छोटे व्यक्ति की वजह से मिस्टर तांग से अलग नहीं हो जाएंगे। वे मुझसे झगड़ेंगे नहीं, लेकिन उनकी अपनी राय जरूर होगी। क्या आपको लगता है कि मेरे बारे में उनकी राय रखना उचित है? हुआंग फे ने पूछा। यह इसके लायक है, तांग जी ने आत्मविश्वास से कहा। मैं श्री हुआंग को चुकाने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करूंगा ताकि आपको आज अपने फैसले पर पछतावा न हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम निश्चित हो कि मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा? हुआंग फे ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे तांग जी पर पूरा भरोसा था। वास्तव में वह उन लोगों को नापसंद नहीं करता था जो वास्तव में सक्षम थे। मूल रूप से वे सभी बहुत आश्वस्त थे। अगर तांग जी में वास्तव में क्षमता थी तो उसके लिए थोड़ा और अधिक आश्वस्त होना असंभव नहीं है। वास्तव में आश्वस्त न होने की तुलना में आश्वस्त होना बेहतर था। मुझे मिस्टर हुआंग के निर्णय और अपने स्वयं के निर्णय पर विश्वास है। तांग जी ने हुआंग फेंग की ओर देखा और कहा। हुआंग फेंग मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, बहुत आश्वस्त। मैं आपको स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे व्यवसाय हैं। आप किस व्यवसाय में शामिल होना चाहते हैं? कार्ला तांग जी ने बिना सोचे समझे कहा। जाहिर है मैंने मिस्टर तांग की स्पेसटाइम कार के बारे में पहले भी जाना है। यह कहा जा सकता है कि चाहे वह प्रदर्शन हो या कीमत, चीन में इसका भविष्य बहुत अच्छा है। यह अफसोस की बात है कि कंपनी का प्रभारी व्यक्ति थोड़ा रूढ़िवादी लग रहा था। इस प्रकार कंपनी का विकास अपेक्षाकृत धीमा है। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि इस तांग जी ने उसकी स्थिति को कुछ हद तक समझा था। वास्तव में हुआंग फेंग ने स्पेसटाइम कार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब पहली कार ऑफलाइन हो गई तब भी वह राजधानी में था। वह वापस लौटने की जल्दी में नहीं था। वह प्रभारी व्यक्ति भी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे उसने बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित किया था। उसकी क्षमताओं का सीमित होना सामान्य बात थी। हालांकि हुआंग फेंग को स्पेसटाइम की कार की स्थिति की वास्तव में परवाह नहीं थी, लेकिन डिजाइन ब्लूप्रिंट स्टोरेज बॉक्स से प्राप्त किया गया था। यह निश्चित रूप से बुरा नहीं हो सकता था, इसलिए हुआंग फेंग को अपनी कार पर बहुत भरोसा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तांग जी को उसकी अपनी कार के बारे में पता होगा। वह भी बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगर मैं आपको स्पेसटाइम कार का प्रभार सौंप दूं, तो स्पेसटाइम कार को देश में सबसे लोकप्रिय कार ब्रांड बनाने में आपको कितना समय लगेगा? हुआंग फेंग ने पूछा। हुआंग फेंग की बातें सुनकर तांग जी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसका दिल उत्साहित होने लगा। हुआंग फेंग ऐसा सवाल कैसे पूछ सकता है? इसका मतलब था कि वह पहले से ही लालच में था और स्पेसटाइम वाहन का नेता बनने की संभावना के बारे में सोच रहा था। इसीलिए उसने यह सवाल पूछा था। यह उसका एक आकलन भी था। इसलिए तांग जी ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने एक पल सोचा और कहा, 3 साल, एक कार कंपनी जो सिर्फ कुछ नहीं से शुरू हुई थी, 3 साल के भीतर ही देश की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव बिक्री कंपनी बन गई थी। यह गति वास्तव में धीमी नहीं थी। हालांकि तांग जी आश्वस्त थे, लेकिन उन्होंने घमंड करने की हिम्मत नहीं की। घरेलू कार बाजार में सिर्फ घरेलू कारों की ही भरमार नहीं थी। आयातित कारों, संयुक्त उद्यम कारों और आयातित कारों की भी बड़ी मात्रा थी। यह घरेलू कारों द्वारा कब्जा किए गए बाजार का एक बड़ा हिस्सा लेती है। यह सबसे छोटी थी, इसलिए एक पूरी तरह से घरेलू कार 3 साल तक बाजार में रहना चाहती थी। वह पूरे देश में नंबर 1 कार बाजार ऑटोमोबाइल निर्माता बनना चाहती थी। यह निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं था, खासकर जब मौजूदा कार बाजार पहले से ही कई कार निर्माताओं द्वारा विभाजित किया गया था। यह और भी मुश्किल होगा।
अप्रत्याशित रूप से हुआंग फेंग ने तांग जी के शब्दों को सुनने के बाद सीधे अपना सिर हिला दिया। क्या श्री हुआंग को लगता है कि यह समय अवधि बहुत लंबी है? तांग जी ने धीमी आवाज में पूछा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, घरेलू कार बिक्री बाजार में वे कुछ बड़े ऑटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा विभाजित किए गए थे। कुछ छोटे कार ब्रांड मुश्किल से बच पाए, खासकर घरेलू कारें। अगर सरकार का समर्थन न होता तो कई कारें दिवालिया हो जाती। बहुत सी कारें नहीं बची। हालांकि स्पेसटाइम कारें खराब नहीं थीं। हालांकि इन परिस्थितियों में चीन में सबसे लोकप्रिय ब्रांड बनना 3 साल कोई लंबा समय नहीं है। इससे पहले तांग जी ने स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र की जांच की थी, इसलिए अब जब उन्होंने इसका उल्लेख किया तो उन्होंने बिल्कुल भी विराम नहीं लिया। तो आपने अभी तक स्पेसटाइम कार की स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझा है, हुआंग फेंग ने कहा। यदि यह एक साधारण कार थी तो तांग जी ने जो कहा वह सच था। इसमें कोई समस्या नहीं थी। इसलिए हुआंग फेंग ने अपने दिल में उसकी प्रशंसा की। उसे लगा कि वह आश्वस्त था, लेकिन यह अंधा विश्वास नहीं था। वास्तविक स्थिति को जानते हुए 3 साल वास्तव में एक लंबा समय नहीं था, खासकर एक ब्रांड के लिए जो अभी अभी घरेलू कार ब्रांड बना था। 3 साल या यहाँ तक कि बहुत कम समय अवधि कुछ ऐसा था जिसे हुआंग फेंग भी जान सकता था। जब तांग जी ने 3 साल कहा तो यह उसके लिए भी एक परीक्षा थी। 3 साल के भीतर लक्ष्य तक पहुंचना निश्चित रूप से एक सरल बात नहीं थी। हालांकि यह साधारण कारों के लिए था। स्पेसटाइम कारों के लिए ये कोई समस्या नहीं थी। इसके लिए 3 साल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। स्पेसटाइम कारों को तकनीक के मामले में पृथ्वी पर मौजूद सभी कारों से आगे होना था। इसके अलावा लिंग फेंग ने जो कीमत तय की थी वह बहुत ज्यादा नहीं थी। यह कहा जा सकता है कि ज्यादातर लोग कीमत स्वीकार कर सकते थे। जब कीमत कम थी तो स्पेसटाइम कार में आराम, सुरक्षा और ईंधन की खपत के कार्य भी थे। यह कहा जा सकता है कि जब तक कोई मूर्ख नहीं है तब तक वह जानता होगा कि किस तरह की कार चुननी है। हालांकि इसमें कई कमियां थीं, फिर भी यह एक मंडराता हुआ वाहन था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना जमीन पर चलने वाली कारों से की जा सके। और इस तरह की कार हुआंग फेंग की बिक्री का लक्ष्य वे लोग थे जो अमीर थे और रुतबा चाहते थे। दूसरे लोगों की कारें सिर्फ जमीन पर ही चलाई जा सकती थीं। हालांकि उसकी अपनी कार हवा में चलाई जा सकती थी। क्या यह बहुत सम्मानजनक बात नहीं थी? इसलिए हुआंग फेंग पूरी तरह से कल्पना कर सकता था कि जब तक वह इस तरह के प्रदर्शन के साथ इस तरह की समय स्थान कार को आगे बढ़ाता है तब तक बिक्री की मात्रा के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी को पता होना चाहिए कि इस दुनिया में अभी भी बहुत सारे अदृश्य टाइकून हैं। वे ऐसी कार खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार होंगे। यह एक असाधारण कार थी। तांग जी ने 3 साल का समय प्रस्तावित करने का कारण स्पेसटाइम कार था। हुआंग फेंग को स्पेसटाइम कारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और वह इस बात को समझता भी था। इसलिए उसने उससे यह सवाल नहीं किया क्योंकि उसने इस समय अवधि के लिए पूछा था। इसके बजाय उसने कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 1 साल का समय दूंगा। 1 साल में मैं चाहता हूँ कि तुम न सिर्फ स्पेसटाइम कार को देश में सबसे बड़ा मार्केटिंग ब्रांड बनो, देश से बाहर निकलो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कब्जा करो और शेयर बहुत कम नहीं हो सकता। क्या तुम स्वीकार करते हो? बेशक तुम एक नजर डालने के लिए मेरी फैक्ट्री में भी जा सकते हो। मुझे बाद में जवाब दो। जब तांग जी ने हुआंग फेंग का अनुरोध सुना तो वह सचमुच थोड़ा डरा हुआ था। वह 1 साल में अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा और उसे विदेशी बाजार के एक हिस्से पर कब्जा करना होगा। यह निश्चित रूप से एक आसान मामला नहीं था। वास्तव में अगर हुआंग फेंग के शब्द न होते, तांग जी ने यह भी सोचा कि दूसरी पार्टी उसके साथ चाल चल रही है। वह उसे बिल्कुल भी काम पर नहीं रखना चाहता था। हालांकि यह कहने वाला व्यक्ति हुआंग फेंग था। तांग जी हिचकिचाया। वह इस संभावना के बारे में सोच रहा था। उसने वास्तव में इससे पहले हुआंग फेंग की कुछ पृष्ठभूमि की जांच की थी और उसके विकास से गुप्त रूप से चकित था। यह कहा जा सकता है कि हुआंग फेंग का विकास का मार्ग था। कई लोगों की नजर में यह एक बड़ा कदम था, लेकिन यह बहुत तेज भी था। अगर कोई साधारण व्यक्ति यह सोचने की हिम्मत करता कि हुआंग फेंग इस तरह से विकसित होगा, तो उसे डर था कि वह बहुत पहले ही ढह गया होगा। हालांकि हुआंग फेंग अलग था। न केवल वह टूटा नहीं, बल्कि उसका विकास बहुत अच्छा था। सिर्फ आधे साल के समय में अगर हुआंग फेंग नियमों के अनुसार विकास करना जारी रखता तो वह कुछ ऐसा हासिल कर पाता जो दूसरे लोग अपने जीवन काल में कभी हासिल नहीं कर पाते। उसके लिए आज जो हासिल है उसे हासिल करना असंभव होता। इसलिए तांग जी को लगा कि हुआंग फेंग का यह कहना कि वह इसे 1 साल में हासिल कर सकता है झूठ नहीं था, न ही वह जानबूझकर उसके साथ छल कर रहा था। हुआंग फेंग की राय में 1 साल काफी था। मिस्टर हुआंग, ऐसा नहीं है कि मैं आप पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आपने जो 1 साल कहा उसे स्वीकार करना वाकई मुश्किल है। मैं स्पेसटाइम कार फैक्ट्री में जाकर पहले फील्ड इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। मैं आपको बाद में जवाब दूंगा। क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? तांग जी ने कुछ आशंका के साथ कहा। उसने जो कहा वह हुआंग फेंग की बातों पर विश्वास न करने के बराबर था। उसे नहीं पता था कि हुआंग फेंग नाराज होगा या नहीं। आखिरकार
यही एकमात्र मौका था जो उसे मिल सकता था। तांग जी हार नहीं मानना चाहता था। वह अस्वीकार भी नहीं होना चाहता था। वह हुआंग फेंग के अनुरोध पर सहमत होना चाहता था। हालांकि काम करने का उसका तरीका उसे इतनी जल्दी सहमत होने की अनुमति नहीं देता था। उसके हिसाब से यह लगभग असंभव था। हाँ बिल्कुल, मैं फैक्ट्री का अभिवादन करूंगा। आप किसी भी समय जा सकते हैं, वांग याओ ने कहा। तांग जी को राहत इस बात से मिली कि हुआंग फेंग नाराज नहीं था। इसके बजाय वह सीधे उसके अनुरोध पर सहमत हो गया। इससे तांग जी ने राहत की सांस ली। धन्यवाद मी हुआंग, मैं कल चला जाऊंगा, तांग जी ने कहा। वह तांग परिवार को छोड़ने के लिए बेताब था। यहाँ वह दबाव और प्रतिबंधों को महसूस कर सकता था। इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ने से ही वह सही मायने में विकसित हो सकता था। वह जो जीवन जीना चाहता था, यहाँ नहीं। उसे आंखों में धूल झोंकी जाएगी। 1680 एक आभासी खेल की योजना बनाना। 5 मामला सुलझने के बाद तांग जी ने जाने की पहल की। शुरू से अंत तक तांग मुक्सू केवल बगल से देखती रही। वह हुआंग फेंग को परेशान नहीं करना चाहती थी, भले ही वह उस तांग जी से परिचित नहीं थी। कोई बात नहीं, वे दोनों तांग परिवार से थे। अगर वह लापरवाही से उन्हें बीच में रोकता तो यह उसके फैसले को प्रभावित कर सकता था। इसलिए चतुर तांग मुक्सू ने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक उसने तांग जी को दूर नहीं भेज दिया। उसके बाद वह हुआंग फेंग के पास आई और बोली, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? उसकी छवि खराब नहीं है। वह बहुत आत्मविश्वासी है, लेकिन वह घमंडी नहीं है। इसके अलावा हालांकि वह कुछ करना चाहता था, लेकिन उसने अपना दिमाग नहीं खोया। अगर वह बिना सोचे समझे मेरी बात मान लेता तो वह 1 साल के भीतर अपना लक्ष्य हासिल कर लेता। मुझे डर है कि मुझे किसी दूसरे उम्मीदवार पर विचार करना पड़ेगा, हुआंग फेंग ने कहा। हुआंग फेंग 1 साल की समय सीमा प्रस्तावित कर सकता था। आखिरकार वह अपनी कार के बारे में बहुत कुछ जानता था। लेकिन अगर दूसरे लोग नहीं जानते कि क्या हो रहा है तो वे हुआंग फेंग के दृष्टिकोण से सहमत होंगे। हुआंग फेंग को लगेगा कि यह व्यक्ति या तो मूर्ख है या चापलूस। आम लोगों की नजर में यह बिल्कुल असंभव था। सौभाग्य से तांग जी ने उसे निराश नहीं किया। उसने घटनास्थल पर जाकर पहले एक नजर डालने का फैसला किया था। यह बहुत अच्छा था और हुआंग फेंग उसके रवैये से बहुत संतुष्ट था। इसके अलावा वास्तव में भले ही यह टेम्पोरल ऑटोमोटिव कंपनी में था, उच्चतम स्तर वास्तविक दुनिया के लोगों के लिए है। लेकिन हुआंग फेंग ने अभी भी कुछ गुलामों के लिए आदान प्रदान किया। वे सभी कंपनी के बीच में थे। वे बहुत सी बातें भी जान सकते थे। अगर किसी ने कंपनी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, हुआंग फेंग अभी भी इसके बारे में जानने में सक्षम था। क्या इसका मतलब यह है कि तांग जी ने उसे संतुष्ट कर दिया है? तांग मुक्सू ने कहा। कम से कम अभी के लिए तो वह बुरा नहीं है। मुझे उससे अधिक उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला है, हुआंग फेंग ने कहा। यह लड़का आखिरकार सफल होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि वह यह अवसर नहीं चुकेगा, तांग मुक्सू ने कहा। तांग मुक्सू और तांग जी के बीच पहले ज्यादा संपर्क नहीं था, लेकिन तांग जी के साथ जो हुआ उससे तांग मुक्सू का दिल दुखता है। इसलिए उसे भी उम्मीद है कि उसकी इस चचेरी बहन का विकास अच्छा होगा। तांग मुक्सू के हिसाब से वह हुआंग फेंग के साथ काम कर पाएगी। यही सबसे अच्छा विकास था। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया। वह वास्तव में देखना चाहता था कि तांग जी कितनी सक्षम है। अगली सुबह हुआंग फेंग के जागने से पहले तांग जी ने अपना सामान पैक किया और जियान प्रांत के लिए उड़ान भरी। कल रात हुआंग फेंग से बात करने के बाद वह पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। वह हर समय इसी बारे में सोचता रहा था। यह अब तक का उसका सबसे अच्छा मौका था। वह इसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसे इसे सावधानी पूर्वक और गंभीरता से लेना था। हुआंग फेंग को संतुष्ट करने के लिए। हुआंग फेंग और तांग मुक्सू को उम्मीद नहीं थी कि तांग जी इतनी बेचैन होगी। उन दोनों के उठने के बाद उन्हें यह खबर दूसरे लोगों से ही मिली। इसलिए हुआंग फेंग ने जियान प्रांत को फोन किया। उसने उनसे कहा कि वे तांग जी को उन चीजों पर विचार करने के लिए अंदर आने दें जो बहुत गोपनीय थीं। उदाहरण के लिए वह तांग जी को सस्पेंशन कार तकनीक के बारे में फिलहाल नहीं बता सकता था। आखिरकार वह अभी उसका व्यक्ति नहीं था। बाकी के लिए वह उसे अपनी मर्जी से इधर उधर घुमा सकता था। तांग परिवार से विदा लेने के बाद हुआंग फेंग बॉस को सम्मान देने गया। ये कुछ बॉस भी नए साल के दौरान बहुत व्यस्त थे। उन्हें दूसरे लोगों को सम्मान देना था और उनका अभिवादन स्वीकार करना था, इसलिए उनके पास आराम करने का समय नहीं था। हुआंग फेंग ने नए साल का स्वागत करने के लिए आने से पहले इस पल का इंतजार किया। समय बिल्कुल सही था। हुआंग फेंग एक बार बॉस के घर गया था। यह बिल्कुल बेरोक टोक था। इस तरह का व्यवहार कुछ ऐसा था जो उन जगहों पर बड़े लोगों को भी नहीं मिलता था। जब हुआंग फेंग की बात आती थी तो कोई समस्या नहीं होती थी। हुआंग फेंग के प्रति कुछ बॉस का रवैया बहुत अच्छा था। वे बहुत उत्साही थे। इससे पहले हुआंग फेंग ने उन्हें नए साल से पहले विमान इंजन तकनीक प्रदान की थी और रडार तकनीक की पुष्टि विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा की गई है। वे सभी पूरी तरह से व्यवहार्य तकनीकें थीं जिनका व्यावहारिक स्थितियों में उपयोग किया जा सकता था।
इसके अलावा वे सभी दुनिया की अग्रणी तकनीकें थीं। हालांकि उनमें से बहुत से लोग अग्रणी नहीं थे। किसी को यह जानना था कि चीन में इन दो तकनीकों के मामले में वे हमेशा विदेशी देशों द्वारा प्रतिबंधित थे और हमेशा दुनिया में दूसरे दर्जे की तकनीक के स्तर पर थे। और अब हुआंग फेंग की मदद से वे सीधे दूसरे दर्जे से पहले दर्जे पर पहुंच गए। दुनिया में शीर्ष अस्तित्व भी ऐसी छलांग। यह चीन को 30 से 40 साल के शोध समय को बचाने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा हुआंग फेंग की मदद के बिना चीन विकास कर रहा होता। अन्य देश भी विकास कर रहे थे, दूसरे देशों की बराबरी करना चाहते थे। यह 50 साल के लिए भी पर्याप्त नहीं हो सकता। लेकिन अब वे एक झटके में दूसरे देशों से आगे निकल गए थे। कोई कल्पना कर सकता है कि बॉस अपने दिल में कितना खुश होगा। वे विशेषज्ञ भी बहुत उत्साहित थे। वे सभी बहस कर रहे थे कि वे उस व्यक्ति से मिलना चाहते थे जिसने ये दो तकनीकें उपलब्ध कराई थीं। सौभाग्य से उन सभी को बॉस ने रोक दिया। इन कुछ बॉस को पता था कि हुआंग फेंग जाहिर तौर पर अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, क्योंकि शायद हुआंग फेंग खुद भी इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाएगा। हालांकि हुआंग फेंग के कौशल चाहे कहीं से भी आए हों, लेकिन उन्होंने वास्तव में लोगों और देश की मदद की थी। यह कुछ ऐसा था जिसे बदला नहीं जा सकता था। इसलिए बॉस और अन्य लोगों ने हुआंग फेंग को एक अलग नजरिए से देखा। उनका गर्मजोशी से स्वागत करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हुआंग फेंग को उन सभी से मिलने में एक दिन लग गया। आखिरकार वह ओल्ड ली के गृहनगर में आ गया। ऐसा नहीं था कि हुआंग फेंग ओल्ड ली की कदर नहीं करता था। यह ओल्ड ली ही था जिसने उसे बुलाया था जब उसे पता चला कि वह आ रहा है। वह चाहता था कि वह उसके घर जाए और वहां खाना खाए। नया साल मुबारक हो एल्डरली। मैंने आपको काफी समय से नहीं देखा है। आप स्वस्थ हो गए हैं, वांग याओ ने कहा। हुआंग फेंग ने एल्डरली को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। यह कहा जा सकता है कि कुछ बॉस में से हुआंग फेंग और एल्डरली के बीच सबसे अच्छा रिश्ता था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि हुआंग फेंग ने पहले भी एल्डरली को बचाया था। यह सब तुम्हारा धन्यवाद है। अन्यथा मुझे डर है कि मैं बहुत पहले ही महान पूर्वज से मिलने चला गया होता। एल्डरली जब हुआंग फेंग को देखा तो वह अच्छे मूड में था। दोनों ने एक छोटे से आंगन में अपनी सीट ली। एल्डरली का परिवार मौजूद नहीं था, केवल हुआंग फेंग और एल्डरली ही वहां थे। माहौल शांत था। मेज पर रखे व्यंजन साधारण थे। 3 व्यंजन और एक सूप था। यह उन दोनों के लिए पर्याप्त था। बड़े ली, ऐसा मत कहो। मेरे बिना भी तुम्हारा भाग्य अच्छा रहेगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हुआंग फेंग ने कहा। ठीक है, मुझे अभी भी नहीं पता। विनम्र मत बनो। तुम अभी भी युवा हो और तुम्हारे लिए ऐसी महान योग्यताएं रखना आसान नहीं है। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। एल्डरली मुस्कुराए। अभी भी समय है। मैं अभी भी अपने लक्ष्य से बहुत दूर हूँ। हुआंग फेंग ने खुद और एल्डरली के लिए एक गिलास वाइन डाली और कहा, आप महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन आपके पास ऐसी क्षमता है। यदि आपकी महत्वाकांक्षा बहुत छोटी होती तो यह उचित नहीं होता। कैसा रहेगा? आप आगे क्या करने जा रहे हैं? यह एक फिल्म कंपनी है, एक ऑटोमोटिव फैक्ट्री है, एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है और यहाँ तक कि एक ठंडे हथियार फैक्ट्री भी है। आप क्या करने जा रहे हैं? एल्डरली ने कहा। मुझे पैसे से प्यार है। मैं पैसे कमाने के लिए कुछ भी करूंगा, वांग याओ ने कहा। हुआंग फेंग मुस्कुराया। क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे की कमी है? बूढ़े दाओवादी ली को पता था कि हुआंग फेंग की मौजूदा दौलत निश्चित रूप से सस्ती नहीं थी। वह देश के शीर्ष लोगों में से एक था। बूढ़े ली को लगा कि वह हुआंग फेंग की सारी संपत्ति जानता है। वास्तव में हुआंग फेंग की असली संपत्ति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। हुआंग फेंग ने कहा, मेरे पास पैसे की कमी है। कौन सोचेगा कि मेरे पास बहुत पैसा है? हालांकि हुआंग फेंग अब बहुत अमीर था, लेकिन उसे वास्तव में नहीं लगता था कि उसके पास पर्याप्त पैसा है, क्योंकि उसके पास पैसे का उपयोग करने के लिए बहुत सी जगहें थीं। स्टोरेज बॉक्स की दुकान में वस्तुओं का आदान प्रदान, पैसे की आवश्यकता थी। इसके अलावा वस्तु जितनी अच्छी होती है उतनी ही महंगी होती है। भले ही वह पहले से ही बहुत अमीर था, कभी कभी वह अपने पीछे बड़े लोगों को देखता था। हुआंग फेंग को सिरदर्द होने लगा और साथ ही उसे लगा कि उसका बटुआ पर्याप्त रूप से भरा नहीं है और अब लोगों को अन्य स्थानों पर लाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता थी। इसके अलावा वह जितने लंबे समय तक रुका उतने ही अधिक लोगों को लाया और अधिक पैसे की आवश्यकता थी और कुछ स्थानों पर हुआंग फेंग को शुरुआती चरणों में निवेश करने की भी आवश्यकता थी। यही कारण था कि हुआंग फेंग को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इस वजह से उसे कभी नहीं लगा कि उसके पास जो पैसा है वह रिटायर होने के लिए पर्याप्त है। तुम सच में लालची हो बच्चे, एल्डरली मुस्कुराया। वह हुआंग फेंग की विशेष स्थिति को नहीं जानता था। उसने सोचा कि हुआंग फेंग को केवल पैसा पसंद है। हुआंग फेंग केवल मुस्कुराए और कुछ नहीं बताया। ओह ठीक है, मैं अभी आपसे पूछना चाहता था, अब आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? मैं ऑनलाइन गेम में निवेश करना चाहता हूँ।
हाल ही में ई स्पोर्ट्स काफी लोकप्रिय हो गए हैं, है न? हुआंग फेंग ने इस बारे में सोचा और कहा, यह एक अस्पष्ट विचार था जो उसके मन में पहले से था। अब जब एल्डर ली ने यह सवाल पूछा तो हुआंग फेंग अपने दिल में और भी ज्यादा आश्वस्त हो गया। ऑनलाइन गेम, उस चीज ने युवाओं को जहर दिया। आपने भी ऐसा क्यों किया? एल्डर ली ने भौहें सिकोड़ी। जाहिर है उनके विचार में ऑनलाइन गेम अच्छी चीज नहीं थी। हालांकि यह प्रतिबंध लगाने के आदेश की हद तक नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से अच्छी चीज नहीं थी। मेरा ऑनलाइन गेम दूसरे गेम से अलग है। एल्डर ली, क्या आपने वर्चुअल ऑनलाइन गेम के बारे में सुना है? हुआंग फेंग ने कहा। वर्चुअल ऑनलाइन गेम? एल्डर ली हैरान थे। हाँ, यह एक आभासी खेल है। एक व्यक्ति की चेतना खेल में प्रवेश करती है। यह अब कीबोर्ड और माउस पर निर्भर नहीं है। इस तरह जब कोई व्यक्ति खेल में होता है तो यह आराम करने के बराबर होता है। जिन लोगों को अनिद्रा है उनके लिए यह एक दिव्य कलाकृति थी। इसके अलावा जब लोग खेल खेलने के लिए अपनी चेतना का उपयोग कर रहे थे तो यह किसी के मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने और अपने स्वयं के मस्तिष्क को विकसित करने के समान है। खेलों में वास्तविक जीवन की तरह सीखने के लिए कई कौशल हैं। उन्हें सीखने के बाद आप उन्हें वास्तविक जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं, हुआंग फेंग ने कहा। यह वही था जो हुआंग फेंग को स्टोरेज बॉक्स की दुकान पर खरीदारी करते समय पता चला था। वह यह भी जानता था कि वास्तव में ऐसे लोग थे जो इस तकनीक पर शोध कर रहे थे। हालांकि यह तकनीक पर्याप्त परिपक्व नहीं थी और इसे बाजार में नहीं लाया जा सकता था। इसके अलावा हुआंग फेंग यह गारंटी दे सकता था कि भले ही वे बाजार में लाएं, लेकिन वह अपने उत्पाद के मुकाबले में नहीं था। ऐसा दिव्य हथियार हुआंग फेंग के लिए धन के पेड़ की तरह था।